So hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to start a very critical chapter from examinations point of view, that is locomotion and movement. जिस हिसाब से हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस समझा था, उसी हिसाब से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बीच का बेसिक डिफरेंस भी जानेंगे। हम लोग रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे थे और ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता था कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम टर्म्स हैं, लेकिन जब हमने इसका क्रिटिकल एनालिसिस किया तब हमें पता लगा कि ब्रीदिंग का मतलब है इनटेक ऑफ गैसेस एंड द एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, यानी आप जब सांस लेते हैं और आप जब सांस छोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को आप ब्रीदिंग का नाम दे रहे हैं। लेकिन आपके सांस लेने के दौरान आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन आई है वो अब आपके वाइटल ऑर्गन्स तक, वाइटल टिश्यूज तक और वाइटल सेल्स तक पहुंचेगी, वहां पर पड़े हुए फूड को तोड़ेगी यानी कि ऑक्सीडाइज करेगी एंड अल्टीमेटली एटीपी यानी कि एनर्जी रिलीज करेगी। तो जहां पर ब्रीदिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज था, वहां पर रेस्पिरेशन का मकसद आपकी बॉडी में एनर्जी बनाना भी था। ये दोनों की दोनों चीजें कंसेप्चुअली डिफरेंट थी। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो आपकी बॉडी में लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो है इनका मतलब भी अलग होता है और इनको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको अभी बता देता हूं। लोकोमोशन के अगर आप इनिशियल अल्फाबेट्स देखेंगे तो ये जो इनिशियल अल्फाबेट्स हैं ये आपके इनिशियल अल्फाबेट रिजेंबल कर रहे हैं लोकेशन के इनिशियल अल्फाबेट से। कहने का ये मतलब है लोकोमोशन के अंदर जो लोकेशन है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, ये चेंज होगी। यानी प्लांट एक जगह से चल के दूसरी जगह पर नहीं जा रहा है तो उसे आप लोकोमोशन नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जो भैया हैं ये भागकर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर जा रहे हैं तो इसको आप लोकोमोशन जरूर बोलेंगे। यानी यहां पर एक इंसान की या फिर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो है लोकेशन में चेंज आया है। अगर यहां से मैं उठा पानी पीने के लिए और मैं किचन तक गया तो वो लोकोमोशन है, लेकिन अगर यहीं पर मुझे बॉटल मिल गई है, मैंने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है, मैंने सिर्फ उस बॉटल को उठाया या फिर समझ लीजिए कोई सिपर है, मैंने स्ट्रॉ से जो है पानी को लिया मुंह में एंड अल्टीमेटली मैंने उसे अगर गटक लिया तो यहां पर थोड़ी बहुत जो है मूवमेंट मुझे देखने को मिलेगी, बट इट इज नॉट लोकोमोशन। तो यहां पर बात आपको क्या समझ में आई कि मूवमेंट अलग अलग प्रकार की हो सकती है और ये मूवमेंट जो है लोकोमोशन को लीड भी कर सकती है या नहीं भी कर सकती। समझ लीजिए मैं अगर अपने पैर की मूवमेंट कर रहा हूं, ये जो मेरे लिम्स है अगर मैं इनकी मूवमेंट कर रहा हूं तो ये मूवमेंट तो कहलाएंगी ही, लेकिन इस मूवमेंट की वजह से मेरी जो लोकेशन है वो भी तो चेंज हो रही है। अगर मेरे पैर की मसल्स को मैं मूव करवा रहा हूं तो मैं चल के एक जगह से दूसरी जगह गया तो ये मूवमेंट के साथ साथ मेरे दोस्त लोकोमोशन भी है, राइट। लेकिन कुछ मूवमेंट ऐसी हैं जो लोकोमोशन नहीं होती। समझ लीजिए कि मुझे खाना मिला और मैं अपनी जॉज के माध्यम से उसे चबाने लग पड़ा। अगर मेरी जॉज को मैं मूव कर रहा हूं खाना चबाने के लिए तो ये मूवमेंट तो जरूर है, ये जॉज की मूवमेंट तो है ही, लेकिन क्या ये लोकोमोशन है? क्या खाना चबाते टाइम मैं यहां से उठ करके दूसरी जगह पर चला जाता हूं ऑटोमेटिकली? द आंसर इज नो। तो ये मूवमेंट तो है लेकिन जॉज में कोई लोकोमोशन नहीं होती। यानी आप अगर देखेंगे तो कुछ मूवमेंट होती हैं दैट कैन लीड टू लोकोमोशन, लेकिन कुछ मूवमेंट हो सकती हैं विच कैन नॉट लीड टू लोकोमोशन एज वेल। तो जरूरी नहीं है कि हर मूवमेंट लोकोमोशन हो, लेकिन हर लोकोमोशन मूवमेंट होगी, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि अगर आपको लोकोमोशन करनी है यानी अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है तो आपको अपने लिम्स की मूवमेंट भी करनी पड़ेगी, आपको अपने हाथ पैर की मूवमेंट भी करनी पड़ेगी, राइट। तो लोकोमोशन तो आपकी मूवमेंट की वजह से ही होगी, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। जैसे कि अगर आप जॉज को मूव कर रहे हो तो इट इज नॉट लोकोमोशन। अगर आपकी बॉडी के अंदर सिलियरी मूवमेंट हो रही है, सिलिया की हेल्प से आप किसी डस्ट पार्टिकल को बाहर की साइड फेंकने की कोशिश कर रहे हो तो वो सिलियरी मूवमेंट जो है वो आपकी पूरी बॉडी को हिला करके नहीं रख देगी, आपकी लोकेशन को वो चेंज नहीं करके रख देगी। तो आपको सिर्फ लोको वर्ड याद रखना है यहां पर। अगर आप इस वर्ड को याद रखते हैं तो आपको लोकेशन टर्म याद हो जाएगी। तो लोकोमोशन में आपको पता लग जाता है कि आपकी लोकेशन भी चेंज हुई है, लेकिन मूवमेंट में ऐसा कुछ हो ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। हो सकता है मेरी सिर्फ जॉज की मूवमेंट हो तो इस टाइम पर मेरी लोकेशन चेंज नहीं हुई, मैं एक ही जगह पर बैठा हुआ हूं। तो इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंशिएट करना वाज द वेरी इंपॉर्टेंट बिट। अब हम जो है हमारे लोकोमोटरी सिस्टम को ठीक से पढ़ने की कोशिश करते हैं एज वेल एज अलग अलग चीजों की डेफिनेशन को भी गौर से समझते हैं। तो लोकोमोशन जो है, यहां पर आपने एक वर्ड देख लिया था लोकेशन, तो ये क्या है? वॉलेंटरी मूवमेंट्स है हमारी बॉडी की, क्योंकि आप चलते फिरते हैं अपनी मर्जी से। अगर मैं अपने हाथ को अभी हिला रहा हूं, दिस मूवमेंट दिस इज इन माई ओन वॉलेंटरी कंट्रोल। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मेरी स्मूथ मसल्स की यानी मेरी एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स की या फिर मेरी ब्लड वेसल की मसल्स की,
तो मैं उनको खुद कंट्रोल नहीं कर पाता। तो कुछ जो चीजें हैं वो मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं होती, दैट आर इनवॉलंटरी कंट्रोल्स, या फिर उन्हें हम कहते हैं कि इनवॉलंटरी रेगुलेशन हो रही है वहां पर। लेकिन कुछ चीजें मैं अपनी मर्जी से जो है कर सकता हूं। अगर मैं अपने हाथ को अभी हिला रहा हूं, अगर मैं स्टाइलस को चला रहा हूं पेन टैब के ऊपर, टैबलेट के ऊपर, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहां पर, ये सारी चीजें मेरे खुद के कंट्रोल में है, मेरी खुद की डिजायर से हो रही हैं, तो इन्हें मैं वॉलंटरी बोलता हूं। यानी वॉलंटरी चीजें क्या होती हैं, जब मैं अपनी ओन डिजायर से कोई काम कर सकता हूं। तो यहां पर क्या है, चेंज इन लोकेशन, यहां पर लोकेशन चेंज होगी। जैसे कि ये भाई साहब अगर भाग रहे हैं तो ये पोजीशन ए से पोजीशन बी तक पहुंचेंगे, एंड अल्टीमेटली अगर इसकी लोकेशन में चेंज आ रही है तो ये लोकोमोशन शो कर रहा होगा, विच इज वॉलंटरी। आप ऐसा नहीं है कि एक जगह से उड़ के दूसरी जगह ऑटोमेटिकली पहुंच गए, आप अपनी मर्जी से इन जगह पर जाने की कोशिश करते हैं और तभी आप दूसरी जगह पर पहुंच पाते हैं। तो मूवमेंट जो है ये एक सिग्निफिकेंट फीचर है लिविंग बींग्स का, क्योंकि अगर आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या नॉन लिविंग थिंग्स को देखें बेसिकली, या कोई डेड अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो कभी मूव नहीं करता। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, सिर्फ यही मूव कर पाते हैं। अब आप सोचेंगे सर प्लांट तो कभी मूव नहीं करता। मेरे दोस्त, मैंने यहां पर लोकोमोशन टर्म का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने मूवमेंट टर्म का इस्तेमाल किया है। और मूवमेंट आपकी प्लांट में भी हो सकती है और एनिमल में भी हो सकती है और माइक्रोब्स में भी हो सकती है, राइट? तो मैंने यहां पर लोकोमोशन नहीं बोला, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि आपका प्लांट एक जगह से चल के दूसरी जगह पर पहुंच जाएगा, लेकिन प्लांट के अंदर भी मूवमेंट तो हो ही सकती है ना। प्लांट में भी आपका पानी तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर ही रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस तो आपकी मूव कर ही रही हैं। उसके अलावा जो आपके लीव्स हैं वो भी हिलते डुलते हैं, वो भी मूव करते हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स, वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स जो कि आपका प्लांट शो करता है। ओके, आपने फोटोट्रॉफिक मूवमेंट का नाम सुना होगा कि सन की तरफ जो आपका प्लांट मुड़ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉफिक मूवमेंट, यानी लाइट की तरफ जो है आपका प्लांट मुड़ रहा है। तो मूवमेंट वर्ड का हमने यहां पर इस्तेमाल किया। आप छुई मुई के प्लांट को जब टच करते हैं, यानी टच मी नॉट प्लांट जो है, जिसका साइंटिफिक नाम है माइमोसा पुडिका, जब आप उसे टच करते हैं तो उसकी लीव्स बंद हो जाती हैं। तो दैट मूवमेंट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू द चेंज इन ऑस्मोलैरिटी। लेकिन वहां पर भी मूवमेंट तो हो ही रही है। तो मूवमेंट के लिए हम प्लांट में बिल्कुल मना नहीं करेंगे। प्लांट में मूवमेंट हो सकती है, लोकोमोशन नहीं हो सकती, दैट इज ट्रू। तो बातों को गौर से समझना कि लिखा क्या हुआ है एनसीईआरटी में, एक एक वर्ड जो है एक कंसेप्ट को बिल्ड करता है। एनिमल एंड प्लांट एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। एनिमल और प्लांट में अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म आपने प्लांट के अंदर भी देखा था। जब हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट वाला टॉपिक पढ़ा था, उस टाइम पर हम देख रहे थे कि जो सिम्प्लास्ट था उसके अंदर आपकी डायरेक्टली मेम्ब्रेन क्रॉस करके पानी चला जाता है एक सेल के अंदर, और एक सेल के अंदर जो मूवमेंट होती है वो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू होती है। यानी अगर मेरे पास एक बड़ा सा सेल है तो वो सेल जो है अपने प्रोटोप्लाज्म को, उसके अंदर जो कंटेंट है, इसको हिलाता रहेगा, घुमाता रहेगा, जिसे आप कहते हैं स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यानी अब जो प्रोटोप्लाज्म है वो हिलने डुलने लगा है। तो अगर प्रोटोप्लाज्म सेल में घूमता रहेगा तो एक जो पार्टिकल था वो आपका इस जगह से इस जगह भी जा सकता है, इस जगह से इस जगह भी आ सकता है, एंड सो ऑन। जिस हिसाब से आप बॉटल में बवंडर पैदा करते हैं, उसी हिसाब से आपका प्रोटोप्लाज्म भी घूमता रहता है। तो उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और ऑर्गेनेल्स का मोशन भी इसी हिसाब से हो सकता है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग काफी हद तक देखने को मिलती है, जैसे कि अमीबा के अंदर। तो अमीबा सूडोपोडिया बनाता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। उसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो आपका फ्लेक्सिबल हो जाता है और स्ट्रीम करके एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग पार्टिकल्स को ले जा सकता है। तो यहां पर लेट्स टेक इनटू अकाउंट सम एग्जांपल्स। यहां पर अगर समझ लीजिए मैं अमीबा बना देता हूं, तो पहली बात तो इसकी शेप इर्रेगुलर है। यहां पर कोई चीज आ गई, लेट्स से यहां पर कोई चीज अगर आ गई तो इस अमीबा के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है ये इस हिसाब से घूमता रहेगा। इसे आप स्ट्रीमिंग बोलते हैं, और इस प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को आप लोग साइक्लोसिस का नाम भी देते हैं। तो साइक्लोसिस मतलब साइकिल में आपका जो प्रोटोप्लाज्म है घूमता है। तो ये जो पार्टिकल यहां पर था ये घूमते घूमते काफी बार यहां पर भी आ सकता है, एंड अल्टीमेटली यहां पर भी आ सकता है, एंड इनिशियल पॉइंट पे यहां पर भी आ सकता है। इसी हिसाब से ये पार्टिकल घूम सकता है, क्योंकि जब पूरा प्रोटोप्लाज्म ही अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो आपके जो पार्टिकल्स हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये भी अल्टीमेटली घूम सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द साइक्लोसिस और द प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब देखो, ये जो साइक्लोसिस है ये सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यूजुअली देखने को मिलता है। मूवमेंट ऑफ सिलिया अगर आप यहां पर देखेंगे
और मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला अगर आप यहां पर देखेंगे या फिर मूवमेंट ऑफ टेंटिकल्स देखेंगे तो ये भी काफी ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। जैसे सिलियरी मूवमेंट आपके अंदर भी हो सकती है। फ्लैजेलरी मूवमेंट जो है स्पर्मेटोजोआ के अंदर यानी स्पर्म्स के अंदर देखने को मिलती है। एज वेल एज जो टेंटिकल्स हैं हाइड्रा के अंदर आपको ये भी देखने को मिलता है कि हाइड्रा जो है अपनी प्रोटेक्शन भी कर सकता है वाया टेंटिकल्स, और काफी सारी चीजों को सेंस करने का भी ये काम करते हैं। तो जो टेंटिकल्स होते हैं हाइड्रा के ऊपर ये भी मूव करते रहते हैं। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो हैं ये अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, एंड मूवमेंट तो यहां पर होगी ही होगी। बिकॉज समझ लो मुझे कहीं पर चल के जाना है तो मेरे पैर की मूवमेंट तो होगी होगी, उस वजह से लोकोमोशन भी हो रहा है। इसीलिए आप इन दोनों टर्म्स को हमेशा साथ पढ़ते हो। जैसे कि ह्यूमन बीइंग जो है ये अलग अलग चीजों को मूव कर सकता है। मूवमेंट किस किस चीज में हो सकती है? लिम्स में। अब लिम्स में मूवमेंट होगी तो लोकोमोशन भी होगा, ये बात याद रखना। जॉज है यानी कि जबड़े, जब इनमें मूवमेंट होगी तो लोकोमोशन नहीं होगा, आपकी पोजीशन या आपकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही है। आईलिड्स, आपकी आंखें जब ऐसे मूव होंगी तो अल्टीमेटली कोई लोकोमोशन नहीं होगी। एंड टंग, जब आप अपने फूड को मिक्स करेंगे इन द सलाइवा और आप अपनी जीभ को जब हिलाएंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे लोकोमोशन नहीं होगी, क्योंकि लोकेशन में आपकी कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो आपको यहां से ये पता लगता है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, राइट? हर लोकोमोशन मूवमेंट है, क्योंकि अगर आपको अपनी लोकेशन चेंज करनी है तो आपको लिम्ब मसल की मूवमेंट करानी होगी। बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। फॉर एग्जांपल आपकी जॉस की मूवमेंट है, आईलिड की मूवमेंट है, टंग की मूवमेंट है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर होने वाली सिलियरी मूवमेंट है, फ्लैजेलरी मूवमेंट है, वो सारी लोकोमोशन को जन्म नहीं दे रही हैं। तो आपकी हर लोकोमोशन में मूवमेंट जरूर होगी, लेकिन हर मूवमेंट में लोकोमोशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है ये आपके सेम भी हो सकते हैं मूवमेंट वाले स्ट्रक्चर से। फॉर एग्जाम्पल इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में जो सिलिया है ये आपके फूड को साइटोफेरिंक्स से अंदर लाने में हेल्प करता है, और यही जो सिलिया है ये लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। सिमिलरली यहां पर जो टेंटेकल्स हैं आपके हाइड्रा में और जो लिम्स है मैमल में, ये आपकी मूवमेंट में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये आपका लोकोमोशन भी करवाते हैं। इसीलिए इन दोनों चीजों को आप सेपरेटली नहीं पढ़ सकते, इसको आप साथ साथ पढ़ते हो, क्योंकि जो आपके एसेंशियल ऑर्गन्स हैं फॉर द लोकोमोशन वही आपके एसेंशियल ऑर्गन्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन मूवमेंट। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है जो लोकोमोशन भी कराते हो, मूवमेंट भी कराते हो, यानी आप अपनी लिम्स के बारे में यहां पर पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सो इस पूरे आर्टिकल का सार क्या है? इस पूरे आर्टिकल का सार यह है कि मूवमेंट किसी भी टाइप की हो सकती है। आपकी बॉडी का अगर एक छोटा सा पार्ट भी हिल रहा है दैट इज मूवमेंट। अगर मैं यहां पर बैठ के अपनी उंगली हिला रहा हूं देन दिस इज द मूवमेंट ऑफ माय फिंगर, दिस इज नॉट द लोकोमोशन ऑफ माय फिंगर, क्योंकि इस लोकोमोशन की वजह से मेरी लोकेशन चेंज नहीं हो रही, तो लोकोमोशन टर्म यहां पे गलत हो जाएगी। लेकिन हाँ मूवमेंट तो ये है, साफ साफ दिखाई दे रही है कि उंगली हिल रही है, तो दिस इज मूवमेंट बट दिस इज नॉट लोकोमोशन, मैंने अपनी लोकेशन चेंज नहीं की है। लेकिन अगर मैं यहां से खड़ा होकर चलने लग जाता हूं तो मेरी जो लेग की मसल्स हैं वो मूव भी कर रही हैं, यानी ये मूवमेंट भी है, क्योंकि साफ साफ जो लेग है वो हिलता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, लेकिन इसकी वजह से मेरी लोकेशन भी चेंज हो रही है, सो इट इज ऑल्सो इंपैक्टिंग द लोकोमोशन। तो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है कि हर मूवमेंट जो है लोकोमोशन नहीं होती, लेकिन अगर आप लोकोमोट कर रहे हो तो आप हिलते हुए दिख जाएंगे किसी को भी, यानी मूवमेंट तो 100% होगी होगी। तो यहां पर सिर्फ ये जो लास्ट लाइन है येलो कलर से मार्क्ड, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना। अदर देन दैट आपको यहां पर साइक्लोसिस का नाम जानना है कि आपके सूडोपोडिया जो बनते हैं अमीबा में, उसमें भी साइक्लोसिस का यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का अच्छा खासा रोल है। पैरामीशियम के अंदर सिलिया होते हैं, ये हम अर्लियर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा आपको अपनी लिम्स के ऊपर इस चैप्टर के अंदर फोकस करना होता है। ओके, अब देखो यार ह्यूमंस के अंदर किस किस टाइप की मोशंस हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस के अंदर आपकी अमीबॉइड मोशन भी हो सकती है एंड सिलियरी मोशन भी हो सकती है, और मस्कुलर मूवमेंट तो होगी होगी जिसके थ्रू आप चल भी पाते हैं, यानी कि यहां पर मूवमेंट के साथ साथ क्या होगा, लोकोमोशन भी होगा। अगर आप मसल्स को मूव करते हो, वो भी स्पेशली लिम्स की मसल को, तो आप इससे चल भी पाएंगे, लोकोमोट भी कर पाएंगे। अमीबॉइड मूवमेंट की बात कर लेते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट कहां पर होती है? हमने बात की थी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में कुछ एसेंशियल WBCs की। हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं काफी सारे पैथोजन से, वो क्या करते हैं, पैथोजन को खा लेते हैं। किस हिसाब से? फैगोसाइटोसिस करके। तो ये क्या करते हैं मेरे दोस्त, सूडोपोडिया बना लेते हैं। जिस हिसाब से अमीबा में सूडोपोडिया बन रहा था, फॉल्स फीट बन रहा था, उसी हिसाब से ये जो आपके मैक्रोफेजेस हैं एंड जो ल्यूकोसाइट है, ये क्या कर लेते हैं,
अमीबॉइड मूवमेंट से फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं किसी भी पार्टिकल का या फिर किसी भी पैथोजन का। इस चीज को हम एक बार गौर से समझ लेते हैं। लेट्स से ये एक फॉरेन पार्टिकल है जो कि आपकी बॉडी में आने की कोशिश कर रहा है या फिर आपकी बॉडी में इन्वेड हो चुका है। दिस इज द फॉरेन पार्टिकल। यहां पर कौन आया? यहां पर आपका मैक्रोफेज आया और मैक्रोफेज ने देखा कि यार ये पार्टिकल आ चुका है यहां पर। अब मैक्रोफेज जो है इसने क्या किया, इस पार्टिकल को एनगल्फ करने की कोशिश की, तो मैक्रोफेज हैज चेंज इट्स शेप। इस प्रकार से इसने मैक्रोफेज ने अपना फॉल्स फीट जो है जो निकाला एंड बाकी जो सेल है इस प्रकार से रहा। यानी इसने एक कोशिश की है कि ये इस पैथोजन को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर ले। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर आप नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे तो ये जो आपका पैथोजन है ये जेन्युइनली इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है इनसाइड द मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज के अंदर सच में ही ये जो आपका पैथोजन है ये आ चुका है और अब इस पैथोजन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब इस पैथोजन को जो है किल कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो मैक्रोफेज है या फिर आपके WBCs हैं वो आपको बचाते हैं वाया फैगोसाइटोसिस। तो इस फैगोसाइटोसिस में भी ये जो फॉल्स फीट बना है, ये जो सूडोपोडिया बना है, ये आपका किस वजह से बना है? अमीबॉइड मूवमेंट की वजह से। क्योंकि जिस हिसाब से अमीबा मूवमेंट शो करता है, जिस हिसाब से अमीबा अपने साइटोप्लाज्म की शेप को चेंज कर लेता है, उसी हिसाब से यहां पर सूडोपोडिया बनाने के लिए मैक्रोफेजेस ने भी सेम काम किया है और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? फैगोसाइटोसिस। दिस इज कॉल्ड एज द फैगोसाइटिक मूवमेंट। यहां पर आप किसी सॉलिड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेते हो और डाइजेस्ट कर लेते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज द फैगोसाइटिक मूवमेंट ऑफ मैक्रोफेज। तो यहां पर भी आपका अच्छा खासा रोल है किसका? अमीबॉइड मूवमेंट का। तो अमीबॉइड मूवमेंट आपको देखने को मिली WBCs के अंदर। जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स रहते हैं यानी आपके सेल के जो क्रिटिकल प्रोटीन्स हैं वो भी यहां पर हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोफिलामेंट्स। तो जो आपके एक्टिन फिलामेंट्स वगैरह रहते हैं ये यहां पर इस अमीबॉइड मूवमेंट को सप्लीमेंट करते हैं क्योंकि आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए। आप ये नहीं चाहते कि आपका सेल जो है वो पार्शियली टूट जाए। तो सेल जब अपनी शेप चेंज कर रहा होता है उस टाइम पर उसे अच्छी खासी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कौन करते हैं? साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, और इनके स्ट्रेचिंग में भी हेल्प करते हैं। सिलियरी मूवमेंट यानी आपकी बॉडी के अंदर सिलिया थे काफी सारे इंटरनल ट्यूब्स में जो कि किसी डस्ट पार्टिकल को या फिर एक पर्टिकुलर पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहे थे। जैसे कि आपका एग। तो जो आपका एग है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यानी जब आपका फेलोपियन ट्यूब में मूव कर रहा था तब सिलियरी मूवमेंट वहां पर उसे सप्लीमेंट कर रही थी। यानी अगर आपको ओवरी से एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ले जाना है एक ओवम को, तो ओवम जो है इट इज नॉन मोटाइल, उसके पास तो कोई फ्लैजिला है नहीं। तो आप क्या करोगे? जो फेलोपियन ट्यूब है उस पर काफी सारे सिलिया लगे रहते हैं, वो एग को एक साइड में धक्का मारना स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि एग आपका एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पहुंच पाए। सिमिलरली यहां पर आप ट्रैकिया देखेंगे तो ट्रैकिया में भी सिलियरी मूवमेंट होती है। अगर कोई डस्ट पार्टिकल या पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आ गया है तो ट्रैकिया के जो सिलिया हैं वो उसे बाहर की साइड धक्का मारना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रैप करने के बाद सबसे पहले तो उसे म्यूकस में कोट करेंगे कि पार्टिकल ट्रैप हो जाए, फिर उसे धक्का मारना स्टार्ट कर देंगे बाहर की साइड और यहां पर पहुंचा देंगे। फिर आपकी जो लाइनिंग है ये इरिटेट होने लग जाती है जिस वजह से आपको छींक आती है और छींक के प्रेशर की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो पैथोजन है, वो आपकी बॉडी से बाहर भेज दिए जाते हैं। तो जो आपकी छींक का प्रोसेस है, जो स्नीजिंग है, ये एक्चुअल में आपको हेल्प करती है पैथोजन से और डस्ट पार्टिकल से बचने में। इसीलिए आप कभी अगर किसी पॉल्यूटेड एरिया में जाते हो तो आपको अल्टीमेटली ज्यादा छींकें आने लग जाती हैं और आपको ऐसा लगता है एलर्जी है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए ही किया जाता है। तो सिलियरी मूवमेंट यहां पर देखने को मिलती है। और इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स यानी हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है ट्यूब लाइक, इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट रहती है। जैसे आपकी फेलोपियन ट्यूब है, सो लेट्स मेक अ फेलोपियन ट्यूब ओवर हियर। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका रीजन है ये रीजन है लेट्स से ओवरी। अब इस ओवरी के अंदर से आपको ओवम लेकर के जाना है एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन दिस फेलोपियन ट्यूब। ओके, आपको समझ लो यहां पर एक एग है, इसको लेकर के जाना है यहां तक। तो कैसे आएगा? एग तो आपका नॉन मोटाइल है, तो यहां पर क्या लगे रहती है? सिलिएटेड एपिथेलियम लगी रहती है। जो फेलोपियन ट्यूब है ये इंटरनल ट्यूब है, इसके अंदर एपिथेलियल लेयर यानी जो अंदर वाली प्रोटेक्शन लेयर है इसके ऊपर सिलिया लगे रहते हैं। तो सिलिया क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं। जब हजारों सिलिया एक साथ बीट करते हैं एक डायरेक्शन में
तो ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं और कर भी देते हैं। तो आपका जो एग था यहां से एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पहुंचा, यानी ओवरी जहां पर एग बन रहा था वहां से निकला और आपका कहां पहुंच गया, टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये चीज हम लोग रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो यहां पर ये जो एग की मूवमेंट हुई, यहां पर जो ओवम की मूवमेंट हुई, दैट इज वाया द सिलियरी मूवमेंट। सिमिलरली अगर आप यहां पर दूसरी ट्यूब बनाकर देखें, इंटरनल ट्यूब, तो ये आपका ट्रेकिया है। अब इस ट्रेकिया के अंदर क्या हुआ, इस ट्रेकिया के अंदर आपका डस्ट पार्टिकल आ गया। अब इस ट्रेकिया के अंदर आपका डस्ट पार्टिकल जब आया तो इस डस्ट पार्टिकल को आपने सबसे पहले क्या किया, म्यूकस से कोट कर दिया जिससे कि ट्रैप हो जाए। तो इसके ऊपर आपने एक लेयर बना दी, किसकी, म्यूकस की। और म्यूकस की लेयर बनाने के बाद यहां पर आपके सिलिया थे हजारों, जो कि कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करने लग गए, क्योंकि सिलिएटेड एपिथेलियम आपके यहां पर भी मौजूद है। जब ये सिलिया मूव करेंगे देन अल्टीमेटली इस पार्टिकल को ऊपर की साइड पुश करने की कोशिश करेंगे, यहां पर आपकी इरिटेशन होने लग जाएगी लाइनिंग के अंदर, तो अल्टीमेटली यू विल बी स्नीजिंग। अगर आप छींक मार देते हैं तो ये जो डस्ट पार्टिकल है आपकी बॉडी से बाहर चला जाएगा और आप अब बेहतर महसूस कर पाएंगे। राइट, तो ये आपकी कैसी मूवमेंट थी, सिलियरी मूवमेंट। थर्ड जो मूवमेंट है यह है मस्कुलर मूवमेंट, विच इज ऑब्वियसली अंडरटेकन बाय द मसल्स। नाम ही है मस्कुलर मूवमेंट, तो यहां पर आपकी मसल्स जो है मूव करती हैं। नाउ मूवमेंट ऑफ लिम्ब्स, क्योंकि लिम्ब मसल यहां पर मूव करेंगी तो ये लोकोमोशन भी करवा देंगी। अगर आपकी लेग की मसल्स मूव कर रही हैं तो आप चल भी सकते हो, तो दिस मूवमेंट कैन लीड टू लोकोमोशन। सिलियरी मूवमेंट में कोई लोकोमोशन नहीं हो रही थी, आपकी लोकेशन चेंज नहीं हुई। आपके अगर मैक्रोफेज कितना भी जोर लगा लें आपकी लोकेशन को चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन मस्कुलर मूवमेंट आपकी लोकेशन को भी चेंज कर सकती है अगर लिम्ब की मसल्स मूव कर रहे हैं तो। जो टंग है ये आपकी लोकेशन को चेंज नहीं कर पाएगी, जॉ की मूवमेंट भी लोकेशन को चेंज नहीं कर पाएगी। तो अल्टीमेटली आपको क्या देखना है, यहां पर आपको वही बात जाननी है कि काफी प्रकार की मूवमेंट हो सकती है, लेकिन लोकोमोशन इनमें से कुछ चुनिंदा ही कर पाएंगे। तो जो लोकोमोशन का मेथड है ये आपके एनिमल्स में अलग अलग टाइप का हो सकता है, जो कि उनकी हैबिटेट पर भी डिपेंड करता है। अब समझ लो यार, एक ब्लू व्हेल है, उसको आप कहोगे कि भागो यार पानी के अंदर, तो द ब्लू व्हेल विल नॉट बी एबल टू रन, बिकॉज उसकी जो कला है वो तैरने की है, वो स्विम करने की है। तो वहां पर जो लोकोमोशन है वो स्विमिंग टाइप है। अगर आप किसी इंडिविजुअल को बोलते हो कि तुम दौड़ो और वो दौड़ सकता है, तो वहां पर जो लोकोमोशन है वो रनिंग टाइप की है। कोई चल रहा है तो वहां पे लोकोमोशन जो है वॉकिंग टाइप की है। कोई कूद फांद रहा है या फिर लटक रहा है किसी पर्टिकुलर पेड़ के ऊपर, तो उसकी जो लोकोमोशन है वो क्लाइंबिंग टाइप की, राइट। तो यहां पर आप देखते हो कि हैबिटेट का एक बहुत बड़ा रोल है, एज वेल एज डिमांड ऑफ द सिचुएशन, कि अगर तुम नॉर्मली सब्जी लेने जा रहे हो तो तुम चल के जाओगे, लेकिन अगर आते टाइम तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया तो तुम दौड़ के आओगे। तो जाते टाइम तुम्हारा लोकोमोशन वॉकिंग था, लेकिन आते टाइम तुम्हारा लोकोमोशन रनिंग है। तो ये सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है कि तुम कर क्या रहे हो। और अगर तुम एक स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो तुम्हारा जो लोकोमोशन है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर स्विमिंग हो जाएगा। अगर एक बर्ड है उसके अंदर लोकोमोशन की आप बात कर रहे हो तो वहां पर लोकोमोशन फ्लाइंग हो जाएगा। और लोकोमोशन की जरूरत क्या है, हम पड़े पड़े मूवमेंट शो तो कर सकते हैं, अपने हाथों को हम हिला तो सकते हैं, तो हमें लोकोमोशन की क्या जरूरत है, एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमें खाना चाहिए। कोई अगर बैठ के हमें खाना ला दे हमारी सीट पर तो हम जिंदगी भर ना हिले, हमारे अंदर एक कला है, लेकिन हमें इस फूड की तलाश में निकलना पड़ता है, हमें घर गृहस्थी की तलाश में, शेल्टर की तलाश में निकलना पड़ता है, एक साथी की तलाश में निकलना पड़ता है, और सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड की तलाश में निकलना पड़ता है। हर जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज्यादा अडेप्टेड नहीं है टू रिप्रोड्यूस इन ईच एंड एवरी कंडीशन, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। जैसे कुछ जो आपके इंडिविजुअल्स है, जैसे कि ब्रायोफाइट है, तो वो आपका सिर्फ पानी के पास ही ग्रो कर सकता है, बिकॉज इट इज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, उसको फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस के लिए पानी चाहिए, राइट। तो सिमिलरली आपके जो एनिमल्स होते हैं इनको भी एक स्पेशल लोकेशन की जरूरत होती है, तो वो अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स को ढूंढते हैं। जैसे कचरा वगैरह जो होता है या जो भरा हुआ पानी है, वहां पर आपको मच्छर मक्खियां काफी प्रकार के देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड है। तो वो ऐसी जगह पर ही जाकर जमा होते हैं जहां पर उनको अच्छी कंडीशंस मिल जाए फॉर रिप्रोडक्शन एंड परपेचुएशन। तो ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए भी निकलते हैं, एज वेल एज फॉर द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। ऐसी जगह पर मैं जाऊं जहां पर मौसम भी काफी अच्छा हो, या फिर अपने आप को एनिमीज और प्रेडेटर से बचाऊं। ये सारी की सारी बातें बहुत जनरल है। कहने का मतलब है यहां पर अगर मैं एक लाइन में इस चीज को समराइज करना चाहूं कि कोई भी इंडिविजुअल क्यों लोकोमोट करता है, फॉर द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, उसे जिंदा रहना है,
उसे खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, मीटिंग भी करनी है, उसे सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड भी चाहिए, अच्छी खासी रहने की जगह भी चाहिए जहां पे क्लाइमेट भी ऑप्टिमम हो। ये सारी की सारी चीजें आपकी स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में आ जाती हैं। तो आप एक लाइन में भी इसे समराइज कर सकते हो। लोकोमोशन में आपको परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए रहती है आपके मसल्स की, यानी मस्कुलर सिस्टम की, क्योंकि आपकी मसल मूव करेंगी तभी तो आप लोकोमोट कर पाओगे। आपको लिम्ब की मसल्स की मूवमेंट की जरूरत है, आपको स्केलेटल मसल की जरूरत है, यानी स्केलेटल मसल तो आपकी मूव करेंगी ही, वॉलेंटरी है, लेकिन इसके अलावा आपकी जो बोन्स हैं उनके साथ इंटीग्रेशन भी आपको चाहिए, एज वेल एज आपकी न्यूरल सिस्टम जो कि आपको सिग्नल देंगे मूव करने का। तो अगर आपकी हड्डियां फ्लेक्सिबल नहीं है या फिर आपके जो जॉइंट्स हैं वो नहीं ठीक से मूव कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड यहां पर ठीक नहीं है, जो जॉइंट्स अगर वो मूव नहीं कर रहे, स्टिफ हो गए हैं, तो भी आप लोकोमोट नहीं कर पाओगे। आपकी मसल्स अगर स्टिफ हो गई है, काम नहीं कर रही, तो भी आप लोकोमोट नहीं कर पाओगे। या फिर अगर आपको सिग्नल ही नहीं आया मूव करने का, तो भी आप लोकोमोट नहीं कर पाओगे। तो एक प्रॉपर इंटीग्रेशन यहां पर होनी चाहिए मसल्स के अंदर, आपके स्केलेटल सिस्टम के अंदर, एज वेल एज आपके न्यूरल सिस्टम के अंदर। समझ लीजिए, मैंने सोचा कि मुझे इस स्टाइलस को उठाना है, मैंने सोचा तो मेरे दिमाग के पास एक सिग्नल चला गया, मेरे सीएनएस के पास यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास एक सिग्नल चला गया कि भाई मुझे इस पेन को चलाना है। तो आई गॉट द सेंसरी सिग्नल कि हाँ मुझे इस पेन को उठाना है और चलाना है, मुझे कुछ पर्टिकुलर चीज लिखनी है। तो मेरा जो सीएनएस है ये अब मुझे क्या भेजेगा, मोटर सिग्नल भेजेगा। ये अब मुझे एक्शन करने के लिए मोटर सिग्नल भेजेगा। जो मोटर सिग्नल है ये वाया न्यूरॉन्स आ जाएंगे, और वाया न्यूरॉन्स जो हैं ये मेरी मसल्स तक पहुंच जाएंगे। यहां पर जो मसल्स हैं, हैंड मसल्स, यहां तक ये सिग्नल पहुंच जाएंगे। और मसल्स तक एक बार अगर सिग्नल यहां पर पहुंच गया है तो ये मसल्स जो है एक्ट करना स्टार्ट कर देगी। अब ये मसल्स कौन सी है, स्केलेटल मसल, तो ये मसल चिपकी हुई होती है कहां पर, हड्डियों के ऊपर। तो यहां पर जो है प्रॉपर हड्डियों का मूवमेंट भी देखने को मिलता है कि अगर मेरी उंगलियां मूव कर रही हैं तो इनके बीच के जो जॉइंट्स हैं ये भी मुझे इस मोशन में हेल्प कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर काम को करने में हेल्प कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, आपका एक्शन अगर होगा तो इसमें स्केलेटल सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा, मस्कुलर सिस्टम तो इन्वॉल्व है ही, और आपका सिग्नल कौन लेकर आया है, न्यूरल सिस्टम। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर न्यूरल सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, मस्कुलर सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, एंड स्केलेटल सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। इनमें अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो कोई भी काम ठीक तरीके से आपका नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। अब ह्यूमन की मसल्स के बारे में जानते हैं। हम ऑलरेडी इन मसल्स के बारे में पढ़ चुके हैं इन द 7th चैप्टर ऑफ 11th क्लास, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर जब हम टिश्यूज पढ़ रहे थे तो हमने अलग अलग टाइप के टिश्यूज पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल योर एपिथेलियम टिश्यू, योर कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। वहां पर जब हमने मस्कुलर टिश्यू की बात की थी उस टाइम पर हमने 3 अलग अलग टाइप की मसल्स देख ली थी, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। वही सारे के सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं, सिंस मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं ये सोच के आता हूं क्लास में कि कोई बच्चा पढ़ के नहीं आया है, या फिर काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक्स जो हैं वो नहीं आते, तो कोई अगर इंडिविजुअल क्लास भी देखे तो उसे सब कुछ समझ में आए। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सारे के सारे जो आपके मसल्स थे उनके ओवरव्यू को दोबारा देखने वाले हैं। तो मस्कुलर सिस्टम में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम कर चुके हैं, उनको भी हम रिपीट करने वाले हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, सिलिया और फ्लैजेला जो है ये सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ थी, राइट। जो सेल मेम्ब्रेन है ये आपकी इनफोल्ड होकर के क्या बना रही थी, सिलिया और फ्लैजेला बना पा रही थी इस हिसाब से। और ये जो सिलिया फ्लैजेला है ये काफी प्रकार की मूवमेंट्स आपकी बॉडी के अंदर भी करवाती है, जैसे कि फ्लैजेलर मूवमेंट जो है ये होती है आपके स्पर्मेटोजोआ के अंदर। स्पर्मेटोजोआ मतलब आपके स्पर्म के अंदर। तो जो आपका स्पर्म है स्विम कर पाता है किसकी मदद से, आपके फ्लैजेला की मदद से। ये अगर आपके स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये आपका एक्रोसोम है, ये आपका मिडल पीस है, एंड ये आपकी लंबी सी टेल है। तो ये जो फ्लैजेलर पार्ट है ये एक्चुअल में आपको स्विम करने में हेल्प करता है। एंड यहां पर जो वाटर करंट था इन एनिमल्स इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस, ये भी आपका क्या करता है, वाटर करंट को मेंटेन करता है। यहां पर हमने काफी बार इस डायग्राम को बना लिया है, एक और बार बना लेते हैं, नो इश्यूज विद दैट, कि आपका जो स्पंज है यानी आपका जो पॉरीफेरा है इसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको आप क्या बोलते हैं, इन छोटे छोटे पोर्स को आप बोलते हैं ऑस्टिया। इन ऑस्टिया से क्या होता है, पानी अंदर आता है। तो ये जो पोर है इसका नाम है ऑस्टिया, जिससे पानी अंदर आएगा किसमें,
एक सेंट्रल कैविटी के अंदर। इस सेंट्रल कैविटी को आपने क्या बोल दिया है, स्पंजोसील। और इस स्पंजोसील से होते हुए आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, दूसरे एंड से बाहर निकल जाएंगे थ्रू अ लार्जर पोर जिसका नाम है क्या, ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम, राइट। तो यहां पर माइन्यूट ऑस्टिया होती हैं जिनको आप इनलेट पोर्स बोलते हो, जिनके थ्रू पानी अंदर आता है। एंड बड़ा सा एक ऑस्क्यूलम होता है जिसको आप आउटलेट पोर बोलते हो, जिसके थ्रू पानी बाहर जाता है। एंड यहां पर आपका पानी अंदर आएगा तो पहुंचेगा कहां पर, इस सेंट्रल कैविटी के अंदर पहुंचेगा जिसका नाम है स्पंजोसील। नाउ ये जो स्पंजोसील है इसको लाइन करने वाले काफी सारे सेल्स होते हैं, ओके। एंड यहां पर जो लाइनिंग वाले सेल्स होते हैं दे कंटेन सिलिया। तो ये जो सिलिया है ये इस वाटर करंट को मेंटेन करती है। सिलिया मेंटेन्स वाटर करंट, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आपके एनिमल किंगडम का एक छोटा सा कंसेप्ट जो है यहां पर एक लाइन की फॉर्म में आपको बताया हुआ है। वी ऑलरेडी न्यू दिस कंसेप्ट अप बट स्टिल वी आर गोइंग टू डेसिफर इट अगेन। तो यहां पर जो सिलियरी मूवमेंट है ये क्या करती है, इस वाटर करंट को मेंटेन करती है। सिमिलरली आपका जो स्पर्म है इसमें जो आपका फ्लैजेलर पार्ट है ये आपका क्या करता है, ये आपका मेन स्पर्म की मूवमेंट कराता है, यानी स्पर्मेटोजोआ की मूवमेंट कराता है, ओके। तो यहां पर आपकी फ्लैजेलर मूवमेंट होती है। यही बताया गया है कि अलग अलग प्रकार की मूवमेंट यहां पर देखने को मिलती है ह्यूमंस के अंदर भी या फिर अलग अलग एनिमल्स के अंदर भी, ओके। सिलियरी आप में भी देखने को मिल रही थी फेलोपियन ट्यूब के अंदर एज वेल एज आपके ट्रेकिया के अंदर, ओके। एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोअन्स लाइक यूग्लिना, जो यूग्लिना है यहां पर भी आपका फ्लैजेला प्रेजेंट था जो कि इनमें बकायदा लोकोमोशन भी कराता है। तो स्पंजिस के अंदर ये लोकोमोशन नहीं करा रहे थे सिलिया, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे प्रोटोजोआ के अंदर तो यूग्लिना के अंदर बकायदा लोकोमोशन करा सकते हैं आपके फ्लैजेला। लेकिन हमारे अंदर जो मेन लोकोमोशन होती है ये आपके मसल के थ्रू होती है, वो भी लिम्ब की मसल के थ्रू। तो जो हमारी मसल्स हैं ये मीजोडर्मल है ओरिजिन में, एम फॉर मसल्स, एम फॉर मीजोडर्मल। तो जो हमारी मीजोडर्म लेयर है हमारी, वी आर हैविंग ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म भी प्रेजेंट रहती है। तो जो मीजोडर्म लेयर है ये आपकी मसल्स को क्या करती है, ओरिजिनेट करती है। और ये जो मसल्स हैं ये हमारी बॉडी का ज्यादातर वेट बनाती हैं, यानी कि 40 to 50%, यानी अराउंड आधा जो भार है हमारी बॉडी का दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मसल्स। इन मसल्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल एक्साइटेबिलिटी। जब मैंने आपको बताया था न्यूरॉन से सिग्नल आएगा, यानी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आएगा और आपकी मसल तक पहुंचेगा तो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आपकी मसल को एक्साइट कौन कर सकता है, न्यूरल सिग्नल। तो न्यूरल सिग्नल आया, आपकी मसल एक्साइट हो गई और आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तभी तो आपकी बॉडी मूव करेगी। आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है। तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी है, यानी ये छोटी हो सकती है फिर से रिलैक्स हो सकती है। इसके अंदर एक्सटेंसिबिलिटी भी है, भाई अगर आपकी मसल है ये छोटी हो गई तो इसमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, और अगर ये दोबारा से नॉर्मल साइज में चली गई तो इसमें एक्सटेंसिबिलिटी भी तो है। एंड इट हैज द इलास्टिसिटी, इसीलिए छोटी बड़ी हो सकती है। अगर ये स्टिफ होती तो ये छोटी बड़ी नहीं हो पाती, अपने साइज को बार बार चेंज नहीं कर पाती। सो व्हाट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इज टू नोट डाउन द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। सबसे पहली बात, ये मीजोडर्मल है ओरिजिन में, 40 से 50% भार बनाती है आपकी बॉडी का, एज वेल एज इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। न्यूरल सिग्नल आएगा, एक्साइट कर देगा तो एक्साइटेबिलिटी, ओके। एंड उसके बाद ये छोटी हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ये दोबारा से बड़ी हो सकती है, रिलैक्स हो सकती है, तो इसमें क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी एज वेल एज एक्सटेंसिबिलिटी। ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज है आपकी मसल्स की। अब यहां पर देखो मसल्स जो है अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से डिवाइड की जा सकती है कि इनकी लोकेशन क्या है, ओके। जैसे एब्डोमेन की जो मसल है इन्हें आपने बोल दिया एब्डोमिनल मसल। हार्ट रीजन में जो प्रेजेंट है इसे आपने बोल दिया कार्डियक मसल, ओके। जो इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है उन्हें आपने बोल दिया विसरल मसल्स एंड सो ऑन। इनकी अपीयरेंस के हिसाब पर भी आप इन्हें डिवाइड कर सकते हैं कि क्या ये स्ट्रिएटेड है, क्या ये नॉन स्ट्रिएटेड है। एंड अदर देन दैट आप रेगुलेशन के बेसिस पर भी इन्हें डिवाइड कर सकते हैं कि क्या आप इन्हें खुद रेगुलेट कर सकते हो, क्या आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, क्या ये वॉलंटरी है, या फिर क्या आप इन्हें खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या ये इनवॉलंटरी है। तो सबसे कॉमन जो हम यहां पर बायफर्केशन लेते हैं लोकेशन वाला लेते हैं कि अलग अलग मसल्स पाई कहां पर जाती हैं। तो इस हिसाब से हम लोग मसल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली जो आपकी मसल है, फर्स्ट टाइप ऑफ मसल इज स्केलेटल। स्केलेटल मसल जो है, इसको स्केलेटल क्यों बोला, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द स्केलेटल सिस्टम।
associated with skeletal system, यानी आपकी जो बोन्स है इनके साथ एसोसिएटेड आपको ये मसल्स मिलेंगी। जैसे यहां पर जो आपकी हड्डी है हाथ की, यहां पर आपको बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स एसोसिएटेड मिल चुके हैं। तो ये स्केलेटल मसल क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये स्केलेटल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं। ये स्ट्रिएटेड होती है क्योंकि इनके ऊपर आपको बकायदा लाइनिंग्स देखने को मिल जाती हैं। इनके ऊपर अलग अलग लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। सो दे आर कॉल्ड एज स्ट्रिएटेड एज दे कंटेन द स्ट्रिएशंस। एंड ये वॉलंटरी हैं क्योंकि आप इनको अपने हिसाब से मूव कर सकते हो। अगर मैं अपने हाथ को अपने हिसाब से मूव कर सकता हूं तो ये वॉलंटरी एक्शन है, लेकिन मैं अपनी एब्डोमिनल मसल्स को पेरिस्टेल्सिस करवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो जो पेरिस्टेल्सिस है वो अपने आप होता है। दे आर नॉट स्केलेटल मसल्स। सेकेंड टाइप की जो मसल है ये है आपकी विसरल मसल। विसरल मतलब इंटरनल ऑर्गन्स की मसल, तो नाम भी इसीलिए रखा गया है। विसरल मतलब आपके इंटरनल ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट रहेगी। ओके, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहेगी। इसे नॉन स्ट्रिएटेड बोला जाता है। इनके ऊपर लाइनिंग्स नहीं प्रेजेंट होती। अगर इनके ऊपर कोई लाइनिंग नहीं है, कोई स्ट्रिएशन नहीं है, तो ये स्मूथ दिखती है क्योंकि इनके ऊपर कोई लाइनिंग नहीं है। समझ लो यार, एक ये मसल है, इस मसल में ऐसी ऐसी लाइनिंग प्रेजेंट है, तो इसे आप स्ट्रिएटेड बोलते हो। लेकिन यहां पर ऐसी कोई लाइनिंग नहीं प्रेजेंट है, तो ये तो स्मूथ ही कहलाई ना, इसके ऊपर कोई ऐसी बाइफर्केशन नहीं। थर्ड टाइप ऑफ मसल जो है ये आपकी कार्डियक मसल है। कार्डियक मतलब जाहिर सी बात है ये आपकी हार्ट को बनाती है। तो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हार्ट में देखने को मिलेगी, इसीलिए इसे कार्डियक मसल बोला गया। इनकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि स्केलेटल, विसरल और कार्डियक मसल में प्रेजेंट क्या क्या होता है और क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जो स्केलेटल मसल है, जिनको आप स्ट्रिएटेड मसल भी बोल रहे हो, पहली बात स्ट्रिएटेड क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहां पर आपको छोटी 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 स्ट्रिएशंस देखने को मिलती हैं। तो यहां पर आपको स्ट्रिएशंस देखने को मिली। अगर आप यहां पर भी देखोगे, छोटी छोटी लाइनिंग्स आपको देखने को मिल रही है, विच आर कॉल्ड एज द मसल स्ट्रिएशंस। तो ये स्मूथ नहीं होती। यहां पर अगर मैं मसल बना दूं तो यहां पर आपको छोटी छोटी लाइनिंग्स इस हिसाब से देखने को मिल जाती है। सो दे आर कॉल्ड एज द स्ट्रिएटेड मसल्स। तो स्ट्रिएशंस इनमें प्रेजेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दे आर वॉलंटरी इन एक्शन, यानी आप इनको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। सीधी सी बात है यार, अगर आपके स्केलेटल सिस्टम से एसोसिएटेड है, आप अपने पूरे स्केलेटल सिस्टम को मूव कर सकते हो। आप अपनी कमर को बेंड कर सकते हो, आप अपनी गर्दन को हिला सकते हो, आप अपने हाथ को हिला सकते हो, आप अपने पैर को हिला सकते हो। तो ये सारी क्या है? आपकी वॉलंटरी मसल्स होंगी, बिकॉज दे आर डायरेक्टली अटैच टू योर स्केलेटल सिस्टम। ओके, दे आर अटैच टू द स्केलेटल सिस्टम। ये पॉइंट भी यहां पर क्लियर हो गया। रिच इन ब्लड सप्लाई, क्योंकि आप इनको वॉलंटरीली मूव करते हो, तो आप इन्हें एक्सरसाइजेज में और नॉर्मल लोकोमोशन में भी यूज करते हो। अगर आप इन्हें लोकोमोशन में इस्तेमाल करते हो तो आपको ब्लड सप्लाई भी अच्छी खासी चाहिए, आपको ऑक्सीजन भी अच्छा खासा चाहिए। लोकोमोशन क्योंकि इन्हीं मसल्स की वजह से होता है, तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए रहेगा, जिससे कि आप फूड को तोड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बना सकें। और ये ऑक्सीजन लेकर आने का काम किसका है? आपके ब्लड का। आपके इंपॉर्टेंट फूड कंपोनेंट्स, डाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट्स को लेकर आने का काम किसका है? ब्लड का। इसीलिए इन्हें ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए। आई होप रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन्हीं मसल्स का आप दिन रात इस्तेमाल करते हो चलने के लिए, कोई चीज समझाने के लिए। अभी मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने मुंह का इस्तेमाल कर रहा हूं बोलने के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं जो मैं वॉलंटरीली कर रहा हूं, इसी से हमारा पूरा दिन जो है चलता है। तो इनको ज्यादा ब्लड सप्लाई भी चाहिए। फटीग मसल्स होती हैं ये, यानी ये थक भी जाती हैं क्योंकि हम इनका उपयोग करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा भाग लेते हैं तो अल्टीमेटली आपके इन मसल्स में लैक्टेट जमा हो जाएगा या लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा, जिससे कि आपको थकान हो सकती है। मसल फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, जिसको आप सिंसीटियम भी बोलते हो। यानी यहां पर क्या है, एक जो मसल फाइबर है इसमें काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे इस केस के अंदर, तो नीचे एक न्यूक्लियस है, नीचे दूसरा न्यूक्लियस आया, ये नीचे तीसरा न्यूक्लियस आया, एंड इसके बाद आपका चौथा न्यूक्लियस आया, एंड यहां पर आपका पांचवा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये जो आपके न्यूक्लियस हैं ये यहां पर 5 प्रेजेंट है। इसका मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहां पर है। ओके, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहां पर आपको देखने को मिलती है। सिंसीटियम आपको यहां पर देखने को मिलता है। न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, रीजन एकदम सेम है यार। अगर आप ज्यादा ऑक्सीजन लेकर आओगे तो वो ज्यादा ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूटिलाइज कर लेगा, एंड अल्टीमेटली क्या बना लेगा? क्योंकि आपको एनर्जी की ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा एटीपी बना लेगा। तो सेम रीजन है। अगर आप लिंक करके पढ़ोगे तो अल्टीमेटली कोई चीज याद नहीं करनी पड़ेगी। तो यहां पर स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए स्ट्रिएटेड बोला, नाम से याद हो जाएगा। स्केलेटल है तो वॉलंटरी है, खुद मूव कर सकते हो, बाइसेप ट्राइसेप, ये भी याद हो जाएगा। स्केलेटल मसल है इसीलिए अटैच टू स्केलेटन है, याद हो जाएगा।
रिच इन ब्लड सप्लाई और न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सारे दिन आप इन मसल्स का इस्तेमाल करते हो तो अल्टीमेटली आपको अच्छी खासी एनर्जी की जरूरत है, जो तभी आपको मिल सकती है जब ब्लड न्यूट्रिएंट्स लेकर आए, ऑक्सीजन लेकर आए और माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को इस्तेमाल करे। थक भी जाते हैं मसल। और मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये एक पॉइंट है जो कि आप याद कर सकते हो कि हाँ भाई ऐसा कुछ जो मुझे याद नहीं हो रहा है, जिसमें मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, वो सिर्फ इस मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसिटियम में आप याद कर सकते हो। अगली चीज अगर आप यहां पर देखो, दिस इज द विसरल और द स्मूथ मसल, यानी आपके जो इंटरनल ऑर्गन है, अब आप अपने पेट की मसल्स को, एब्डोमिनल मसल्स को खुद रेगुलेट नहीं कर सकते कि आपका पेट ऐसे पतला हो जाए, पिचक जाए और फूड को ग्राइंड करने लग जाए, मिक्स करने लग जाए। दैट इज रियली नॉट इन योर हैंड्स। आप अपने लार्ज इंटेस्टाइन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये इनवॉलंटरी होती, आप इनको नहीं कंट्रोल कर सकते, तो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। इन्हें स्मूथ मसल बोला गया। स्मूथ मसल क्यों बोला गया? क्योंकि स्ट्रिएशंस एब्सेंट है, एकदम आपका स्मूथ इस टाइप का सेल आपको देखने को मिल जाता है। एक ही न्यूक्लियस है यहां पर, तो मोनोन्यूक्लिएटेड कंडीशन है, सिंसिटियम नहीं है, और एकदम प्यारा सा स्मूथ सा सेल प्रेजेंट है। यहां पर देखो ये आपका कितना स्मूथ सेल है, दोनों एंड आपके टेपर्ड होते हैं, यानी दोनों एंड आपके पतले होते हैं, और सेंटर पे से सेल थोड़ा मोटा होता है और एक न्यूक्लियस भी यहां पर प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहां पर देखो यूनिन्यूक्लिएटेड ये आपके प्रेजेंट होते हैं, तो ये बात हमारी पहले से क्लियर हो गई। इन्हें विसरल मसल्स क्यों बोला गया? क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट हैं। तो इनर वॉल ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स जो है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, यूरिनरी ब्लैडर है, आप इनकी क्वेंचिंग को, आप इनकी कॉन्ट्रैक्शन को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। इनको कंट्रोल करने के लिए आपको न्यूरल सिग्नल्स की जरूरत होती है। तो यहां पर आप देख भी रहे हैं कि आपका न्यूरल सिग्नल और जो साइनेप्स है ये यहां पर आपका आ रहा है। ओके, यहीं से ये कंट्रोल होंगी। इनको न्यूरल या हार्मोनल रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, जिनको आप बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन। न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन, राइट, कि कोई न्यूरल सिग्नल आ गया या कोई आपका एंडोक्राइन यानी हार्मोनल सिग्नल आ गया, ये आपके इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। आपके खुद के बस की बात नहीं है कि हाँ भाई आपने सोचा कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सीएनएस से सिग्नल आ गया न्यूरॉन्स के थ्रू और झटपट कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ऐसा नहीं। इनमें आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए रहता है। नॉन फटीग, थकती बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस्तेमाल तभी होगा जब आपको जरूरत है। ओके, सो काफी कोऑर्डिनेटेड है, तो इसलिए थकती नहीं है। तो इसीलिए यहां पर प्योर ब्लड सप्लाई जो है नहीं देखने को मिलती, पुअर ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है, कम ब्लड सप्लाई है। ओके, बहुत ज्यादा इसे ब्लड की जरूरत नहीं है, जैसे कि लास्ट केस में था स्केलेटल सिस्टम में, देयर इज नॉट मच ब्लड रिक्वायर्ड, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत यहां पर नहीं है, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसीलिए लेस माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ज्यादा एनर्जी यहां पर नहीं बनेगी, बिकॉज फटीग ही ज्यादा नहीं हो रही। ओके, तो ये वाली जो मसल है ये थोड़ी सी अलग है, और इनका कंपैरेटिव एनालिसिस भी हम लोग देख लेंगे। कार्डियक मसल्स, यहां पर स्ट्रिएशंस प्रेजेंट रहती हैं जस्ट लाइक स्केलेटल मसल्स। तो यहां पर ये जो छोटी छोटी स्ट्रिएशंस है ये आपकी प्रेजेंट होती है, राइट। ये देखो क्रॉस स्ट्रिएशंस यहां पर लिखा हुआ है। अदर देन दैट ये इनवॉलेंट्री होती हैं। हार्ट जो है खुद धड़कता है, ऑटो एक्साइटेबल है, तो दिस इज इनवॉलेंट्री। फाउंड ओनली इन हार्ट वॉल, हार्ट वॉल में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम कार्डियक रखा गया है। रिच इन ब्लड सप्लाई, क्योंकि जब से आप पैदा होते हो तब से लेकर के जब आपकी मृत्यु हो जाती है तब तक आपका दिल हमेशा धड़कता रहता है, कभी ज्यादा तेजी से कभी कम तेजी से, लेकिन अल्टीमेटली धड़केगा जरूर। नॉन फटीग, क्योंकि थक गया तो बैंड बज जाएगी, इसीलिए ये हमेशा काम करेगा जिंदगी से मौत तक, तो अल्टीमेटली इसको थकने का कोई ऑप्शन यहां पर नहीं है। यूनिन्यूक्लिएटेड, एक जो है आपका जो चैम्बर है यहां पर, इसके अंदर एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ये जो एक चैम्बर है दूसरा, इसमें एक न्यूक्लियस है, ये जो तीसरा चैम्बर है इसमें एक न्यूक्लियस है, एंड सो ऑन। तो यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि दिन रात धड़कता है तो एनर्जी की भी अच्छी खासी यहां पर जरूरत है। और पूरा हार्ट जो है एक यूनिट की तरह आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरा दिल जो है आपका एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं ये इन हार्ट की सारे के सारे जो मसल्स हैं, एसेंशियल मसल्स, इनको कनेक्ट करके रखती हैं, जिससे कि हार्ट एक यूनिट की तरह बिहेव करे, एक सिंगल ऑर्गन की तरह बिहेव करे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपैरेटिव एनालिसिस। हम जो कर चुके हैं वही करना है हमें। स्केलेटल, विसरल और कार्डियक में स्ट्रिएशंस किस किस में प्रेजेंट होंगी? स्केलेटल और कार्डियक में। सिर्फ एब्सेंट किस में होंगी? स्मूथ वाले में। नाम ही स्मूथ है तो स्ट्रिएशंस नहीं होंगी। स्केलेटल आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो, जबकि बची हुई दोनों आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे आपकी एब्डोमेन की मसल्स हो,
एलिमेंट्री कैनाल की, ये भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही हार्ट को कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज ऑटो एक्साइटेबल, खुद ही खुद धड़कता रहता है, आपको बार बार कमांड नहीं देनी पड़ती। स्केलेटल मसल स्केलेटल से अटैच है। विसरल मसल आपके विसरल ऑर्गन्स जो है उनमें प्रेजेंट है, इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कार्डियक मसल आपकी हार्ट वॉल में प्रेजेंट है। ये इनके नाम के हिसाब से ही चीजें जस्टिफाई हो जाती है। स्केलेटल मसल में ब्लड सप्लाई आपकी रिच है, क्योंकि आप इन्हीं से सारा का सारा काम करते हो दिनचर्या का। कार्डियक मसल में आपकी रिच ब्लड सप्लाई है, क्योंकि जिंदगी से मौत तक ये हमेशा धड़कता रहता है। लेकिन आपका जो ये वाला पार्ट है स्मूथ वाला, इसमें पुअर ब्लड सप्लाई, इसमें बहुत ज्यादा रिच ब्लड सप्लाई नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है आपका एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिव इवेंट देखने को मिलता है। ये तभी जो है आपकी क्वेंच होती है, तभी आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है जब इनको एक प्रॉपर सिग्नल मिलता है। तो ये हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में नहीं रहती। ओके, तो यहां पर देखो फटीग मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल में थकान हो जाती है, जबकि जो आपकी बची हुई दोनों है ये नॉन फटीग होती हैं, थकती नहीं, क्योंकि ये अगर थकेंगी तो दिक्कत हो जाएगी। मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी सिंसिटियम, और बची हुई दोनों जो केसेस थे इनमें यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को हमें मिली। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूमरस किसमें है? जिसमें ज्यादा अच्छी ब्लड सप्लाई होगी, यानी कि आपके स्केलेटल में और आपके कार्डियक में। जबकि आपका जो स्मूथ मसल है इसमें आपको लेस माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं। ये आपका ओवरऑल जो है कंपैरिजन हो गया। जिस पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है आपको सिर्फ यही एक एक वर्ड याद करना है और आपको सारा का सारा जो एनालिसिस है वो मिल जाएगा। ओके, और इन चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं इन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 2। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतनी ही बातें करनी थी। अब हम जो है स्केलेटल मसल को बहुत गौर से देखते हैं, क्योंकि हार्ट मसल तो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। आपकी जो विसरल मसल्स हैं वो भी अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनको क्या सिग्नल मिल रहा है। लेकिन एक चीज जो वॉलंटरी है वो है आपकी स्केलेटल मसल। तो यहां पर हम स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल की बात करते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मसल में है क्या क्या। तो स्केलेटल मसल जो है एक कंप्लीट मसल आपको यहां पर दिखाई गई है। इस मसल के अंदर काफी सारे मसल बंडल्स होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो? फेसिकल्स बोलते हो। तो इफ दिस इज अ कंप्लीट मसल, तो इसके अंदर बंडल्स हैं। एक बंडल ये है आपका, एक बंडल ये है। इन बंडल्स को आपने क्या बोल दिया है? ये जो बंडल्स मैं अभी ब्लैक से आउटलाइन कर रहा हूं, इन बंडल्स को आपने क्या बोल दिया है? इन बंडल्स को आपने बोल दिया है फेसिकल या फिर मसल बंडल्स। और इन फेसिकल और मसल बंडल्स को कौन कनेक्ट करके रखता है? फेशिया नाम का कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करके रखता है। तो फेशिया नाम का कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर इनको कनेक्ट करके रखता है। कोलेजिनस क्योंकि यहां पर इनको स्ट्रेंथ भी चाहिए, तो यहां पर इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? इनके बीच में जो कनेक्शन है ये कौन प्रदान कर रहा है? ये आपका फेशिया प्रदान कर रहा है। फेशिया कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, ये आपका यहां पर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। जो आपके फेसिकल्स हैं यानी कि जो मसल बंडल्स हैं, इनमें नंबर ऑफ मसल फाइबर प्रेजेंट है। अब ये जो मसल बंडल है इनमें ये जो छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं बना रहा हूं रेड से, ये क्या है आपके? ये आपके मसल फाइबर है या फिर आपके मसल सेल्स। ओके, तो इनके अंदर छोटे छोटे मसल फाइबर होंगे। तो आपने मसल के अंदर मसल बंडल्स देखे और मसल बंडल के बाद आपने क्या देखे? आपने मसल फाइबर देखे। ओके, मसल फाइबर जो है इनकी एक मेम्ब्रेन रहती है। ऑब्वियसली हर सेल की जिस हिसाब से एक मेम्ब्रेन रहती है, यहां पर जो आपका मसल फाइबर है इसकी मेम्ब्रेन को आप क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। जो नॉर्मल सेल्स रहते हैं इनकी मेम्ब्रेन को आप क्या बोलते हो? प्लाज्मोलेमा। प्लाज्मोलेमा का मतलब क्या रहता है? प्लाज्मोलेमा इज इक्वल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी आप अपनी सेल मेम्ब्रेन की जब बात करते हो या आप जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हो तो उसको आप लोग कॉमन टर्म्स में प्लाज्मोलेमा भी बोल सकते हो। यहां पर जो आपका मसल फाइबर है उसकी मेम्ब्रेन को आप सार्कोलेमा बोलते हो और उसके साइटोप्लाज्म को आप सार्कोप्लाज्म बोलते हो। तो सार्को वर्ड इज वेरी स्पेसिफिक फॉर द मसल फाइबर। तो प्लाज्मोलेमा की जगह प्लाज्मा वर्ड हट गया, सार्कोलेमा आ गया। आपका प्रोटोप्लाज्म की जगह आपका सार्कोप्लाज्म आ गया। एंड सिमिलरली यहां पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको भी आप लोग एंडोप्लाज्मिक ना बोल करके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हो। मसल फाइबर जो है यहां पर ये सिंसिटियम होता है, जो कि हमने देख लिया था। जो स्केलेटल मसल फाइबर था इसमें आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। नाउ ईच मसल फाइबर कंटेन्स पैरेलली अरेंज मायोफिलामेंट,
जिनको आप मायोफाइब्रिल्स भी बोलते हो, और इन मायोफिलामेंट का आपको स्ट्रक्चर देखना होता है फर्दर, राइट। तो ये आपकी मसल थी, ये जो आपकी मसल थी, आपकी एक कंप्लीट मसल, इसमें आपने देखा कि अलग अलग आपके मसल फाइबर प्रेजेंट है, जिसको आपने फेसिकल बोला। ये फेसिकल जो है आपके कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है। यहाँ पर जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं, इनको आपने क्या बोल दिया है, इनको आपने फेशिया बोल दिया। अब ये जो आपके मसल फाइबर्स थे, इनके अंदर अगर आप पर्टिकुलरली नोटिस करोगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, आपको मायोफाइब्रिल्स देखने को मिल जाएंगे, विच आर इटसेल्फ प्रेजेंट इन द ओवरऑल मसल फाइबर। ओके, तो मसल के अंदर मसल बंडल थे, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर, और इसमें छोटी छोटी जो यूनिट है, इनको आपने क्या बोल दिया है, इनको आपने मायोफाइब्रिल बोल दिया। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं इन द लास्ट डायग्राम। यहां पर देखो, यहां पर एक मसल के अंदर ये जो स्पेशली बंडल प्रेजेंट है गोल गोल, इसको आपने क्या बोला, मसल बंडल और फेसिकल। ये जो मसल बंडल और फेसिकल हैं, ये कनेक्टेड है इस रेड कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसका नाम क्या बोला आपने, फेशिया, जिसका नाम बोला आपने फेशिया। अब यहां पर इसके अंदर ये जो रेड रीजन है, विच आई एम हाईलाइटिंग ओवर हियर, ये जो आपके बंडल के अंदर, क्योंकि बंडल एक बड़ी चीज है और उसके अंदर जो पतली सी चीज प्रेजेंट है, इसे आपने क्या बोला, मसल फाइबर बोल दिया। ओके, और ये जो मसल फाइबर है, इसके अंदर जब आप पर्टिकुलरली जाएंगे तो आपको और स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। इस मसल फाइबर की जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, इन्हें आप मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल्स बोल देंगे। तो अगर आप यहां पर एक हायरार्की बनाना चाहें तो आप क्या बना सकते हैं, एक आपका मसल है, इस मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल बंडल प्रेजेंट है, मसल बंडल प्रेजेंट है। मसल बंडल को आपने क्या बोला है, फेसिकल बोला है, और ये कनेक्टेड है वाया फेसिया। ये जो मसल बंडल था, इसके अंदर छोटे छोटे फाइबर्स हैं, जिसको आपने क्या बोला है, मसल फाइबर्स, और इन मसल फाइबर की जो छोटी यूनिट्स हैं, इनको आपने क्या बोला है, मायोफाइब्रिल्स या फिर मायोफिलामेंट्स। तो यहां पर क्या हो गया, मसल सबसे बड़ी, क्योंकि उसका हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, देन मसल बंडल, बंडल एक बड़ी चीज है, सुनने में ही बड़ा लगता है, देन पतले पतले फाइबर्स हैं, एंड इन फाइबर्स का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको मायोफाइब्रिल यहां पर देखने को मिलेगा, राइट। इन मसल फाइबर के अंदर पर्टिकुलरली आपको मायोफाइब्रिल देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप मायोफिलामेंट भी बोल सकते हो, जिन्हें आप मायोफिलामेंट भी बोल सकते हो। अगर आप और थोड़ा डिटेल्ड एक डायग्राम बनाना चाहें तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं, सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, राइट। ये आपकी एक मसल है कंप्लीट। इस मसल के अंदर काफी सारे गोल गोल से स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसमें से दो बना लेते हैं। ये जो गोल गोल से स्ट्रक्चर हैं, ये क्या है, आपके मसल बंडल्स, ये आपके मसल बंडल्स। अब ये जो मसल बंडल्स हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहां पर मसल बंडल्स यानी कि जो फेसिकल्स हैं, ये कनेक्टेड है वाया अ कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू, जिसका नाम है फेसिया। ओके, इस मसल बंडल के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफी सारे आपके क्या है, मसल फाइबर। ओके, दीज आर योर मसल फाइबर्स। इसमें से एक फाइबर को हम लोग थोड़ा सा बाहर निकाल के देख लें, एक्सटेंड करा करके। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज द मसल फाइबर। ओके, इस मसल फाइबर के अंदर फिर पैरेलली अरेंज आपके मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट आपको देखने को मिल जाता है। मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल, मायो का मतलब होता है मसल। यह आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है, विच यू मस्ट हैव सीन इन द लास्ट डायग्राम। तो लास्ट डायग्राम की अगर आप बात करें तो वहां पर यही चीजें आपको दिखाई हुई है कि यह आपका मसल बंडल है, देन इसके बाद आपका मसल फाइबर है, और इस मसल फाइबर में आप देखोगे, मसल फाइबर में आपका सार्कोलेमा वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द प्लाज्मोलेमा। और यहां पर अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा मसल फाइबर के, इसे आप क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म।
और यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा इसे आप बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कैल्शियम को स्टोर करता है, काफी सारे कैल्शियम आयन स्टोर करता है, क्योंकि कैल्शियम आयन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कि कैल्शियम कैसे हेल्प करता है मसल की कॉन्ट्रेक्शन में, राइट। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मसल। तो आपको बस ये याद रखना है कि छोटी यूनिट कौन सी है और बड़ी यूनिट कौन सी है। अब आपका थोड़ा सा टिपिकल पार्ट स्टार्ट होता है, इसको बहुत ही गौर से हमें सुनना है। अगर आप एक मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर ऑल्टरनेट डार्क बैंड रहते हैं। डार्क का जो सेकंड अल्फाबेट है इट इज ए, तो इसे आप एन आइसोट्रोपिक या ए बैंड भी बोलते हैं। एंड इसमें लाइट बैंड भी रहते हैं। लाइट का जो सेकंड अल्फाबेट है इट इज आई, तो इसे आइसोट्रोपिक या फिर आई बैंड भी बोला जाता है। तो ये ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हो। सेकंड अल्फाबेट देख लेना है कि एक जो आपका यहां पर देखो, एक जो आपका मायोफिलामेंट है या जो एक जो आपका मायोफाइब्रिल है, इसमें आपके कुछ डार्क रीजन्स होंगे इस हिसाब के, जो आपको डार्क दिखाई देंगे। तो इसे आप क्या बोलेंगे, ए बैंड, फिर इसके बाद लाइट बैंड होता है जिसे आप बोलेंगे आई बैंड, फिर आपका डार्क बैंड, फिर आपका लाइट बैंड। तो ये जो डार्क है, तो डार्क में सेकंड अल्फाबेट को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं, इट इज कॉल्ड एज एनाइसोट्रॉपिक और ए बैंड। और यहाँ पे जो लाइट है, लाइट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, सेकंड अल्फाबेट को दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आई का मतलब है आइसोट्रॉपिक या आई बैंड सिंपली। तो एक आपको लाइट रीजन दिखाई देता है यानी कि हल्का सा रीजन है, और दूसरा आपका डार्क रीजन है यानी कि यहाँ पर मोटे मोटे प्रोटीन्स आपके प्रेजेंट रहते हैं। तो जब आप मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर देखते हो, आपको इस प्रकार के ऑल्टरनेट बैंड्स दिखाई देते हैं, यानी पहले एक लाइट, फिर एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क एंड सो ऑन। ये आपके मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर हो जाता है। The striations is due to the presence of two fibrous contractile proteins, that is actin and the myosin। तो आपके यहां पर दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। पहला आपका एक पतला प्रोटीन होता है जिसको आप बोलते हैं थिन एक्टिन प्रोटीन, और दूसरा आपका बड़ा प्रोटीन रहता है, मोटा प्रोटीन, जिसको आप बोलते हैं थिक मायोसिन प्रोटीन। तो यहां पर जिस जगह आपके मोटे प्रोटीन होंगे वहां पर आपका डार्क बैंड आ जाएगा, जहां पर आपके पतले प्रोटीन होंगे वहां पर लाइट बैंड आ जाएगा। तो आपको अब एग्जैक्टली देखना है कि लाइट बैंड में क्या क्या प्रेजेंट होता है और डार्क बैंड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, हम सबसे पहले लेजर पॉइंटर लेकर के देख लेते हैं कि यहां पर हुआ क्या। आपके यहां पर कुछ पतले पतले से प्रोटीन है जिनको आप क्या कहते हो, एक्टिन। ये वाला एक्टिन है, ये वाला एक्टिन है, ये वाला एक्टिन है, ये वाला एक्टिन है। सिमिलरली यहां पर ये वाला एक्टिन है, ये वाला एक्टिन है, ये वाला एक्टिन, ये वाला एक्टिन, ये वाला एक्टिन, ये वाला एक्टिन, ये वाला एक्टिन। सेंटर पे जो मोटे मोटे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ये वाला मायोसिन है, ये वाला आपका क्या है, मायोसिन, राइट। ये मोटा वाला प्रोटीन जो है ये आपका मायोसिन। अब यहां पर देखो, आपने डार्क बैंड किसे बोला और लाइट बैंड किसे बोला। एक ऐसा इलाका जिसमें सिर्फ और सिर्फ पतले प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप लाइट बैंड बोलते हो। यानी यहां तक आपका मोटा वाला है, यहां तक आपका मोटा वाला है, मोटे वाले को आप कंसिडर नहीं कर सकते। मोटा वाला आते ही आपका डार्क बैंड हो जाएगा, ओके, क्योंकि मोटा वाला काफी ज्यादा मोटा है तो ये आसानी से दिख जाता है, इट इज इजीली विजुअलाइज्ड, तो ये डार्क अपीयरेंस दे देता है। तो ये जो मैं लाइन बना रहा हूं, यहां पर मोटे वाले खत्म हो रहे हैं। सिमिलरली यहां पर जो मैं लाइन बना रहा हूं, यहां पर फिर से मोटे वाले खत्म हो रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं, इन दोनों काली लाइंस के बीच में सिर्फ और सिर्फ पतले प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। हाँ जी, बिल्कुल कह सकता हूं, मैंने उसी हिसाब से इस लाइन को ड्रॉ किया है। तो ये जो आपकी दो काली लाइंस हैं, जो दो ब्लैक लाइंस हैं, इनके बीच का जो आपका पार्ट है, इसे मैं क्या कह देता हूं, लाइट बैंड कह देता हूं, बिकॉज यहां पर ओनली एक्टिन्स आर प्रेजेंट, ओनली एक्टिन्स आर प्रेजेंट। इसे मैं लाइट बैंड कह देता हूं, तो सेकंड अल्फाबेट यानी मैं इसे आई बैंड कह देता हूं। यहां पर यही दिखाया हुआ है कि यहां पर जो रीजन है, देखो जहां पर मोटा वाला खत्म हो रहा है, और यहां पर जो रीजन है जहां पर मोटा वाला खत्म हो रहा है, इसके बीच के गैप को ही आई बैंड बोला गया है। हमने दूसरी डायरेक्शन में इसे पढ़ लिया है, ये एकदम बात करेक्ट है। आई बैंड क्यों बोला, क्योंकि सिर्फ पतले प्रोटीन्स यहां पर प्रेजेंट हैं, एक्टिन्स जिनको हम थिन प्रोटीन बोल रहे थे, सिर्फ ये यहां पर प्रेजेंट। जो सेंटर है आपका आई बैंड का, आपका एक जो आई बैंड है, इसका सेंटर जो है, इसे मैं क्या कहता हूं, इसे मैं जेड लाइन कह करके पुकारता हूं। तो यहां पर जो आपका टोटल डायमेंशन है, इसके सेंटर पे आप अगर एक लाइन बना देते हैं तो इसे मैं जेड लाइन बोल देता हूं। सिमिलरली दूसरा जो आई बैंड है, इसके सेंटर पर भी ये जो रीजन प्रेजेंट है, इसे मैं क्या बोल देता हूं, जेड लाइन बोल देता हूं, जो हमने डार्क ब्लैक कलर से बना रखी है।
अब देखो यार, अब हम थोड़ा सा सेंटर की तरफ चलते हैं। सेंटर पे अगर हम देखेंगे तो ये बड़ा वाला प्रोटीन प्रेजेंट है, मोटा वाला प्रोटीन यहां से लेकर के यहां तक। तो यहां से लेकर यहां तक जो रीजन है, जहां पर मोटे वाले का छोटा भी पार्ट है, यानी मोटा वाला अगर हल्का सा भी प्रेजेंट है तो वो डार्क कलर दे देता है। तो जहां तक आपका मोटा वाला प्रोटीन आएगा ना, जहां तक आपका मोटा वाला प्रोटीन आएगा यहां तक, इसे हम क्या बोल देंगे, यहां तक। देखो तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, एक इस ब्लैक वाली के जस्ट पैरेलल में, कि ये जो आपकी रेड लाइन है जहां पर मोटा वाला एंटर कर चुका है, एंड यहां पर ये जो रेड लाइन है जहां पर मोटा वाला एंटर कर चुका है, इन दो रेड लाइन के बीच के स्पेस को मैं क्या बोलता हूं, इन दो रेड लाइन के बीच के स्पेस को मैं बोलता हूं ए बैंड। ओके, ए बैंड क्यों बोला, क्योंकि ये वाली जो डायमेंशन है यहाँ पे ओनली जो आपके मोटे वाले हैं ये प्रेजेंट है। ओके, तो इसे मैं ए बैंड बोल देता हूं, यानी कि इसे मैं डार्क बैंड बोल देता हूं। डार्क कलर क्यों आया, मोटे वाले प्रोटीन यानी मायोसिन की प्रेजेंस की वजह से। लेकिन एक बात यहां पर देखने लायक है कि यहां पर मायोसिन तो है, यहां पर एक्टिन भी प्रेजेंट हो सकता है। देखो यहां पर एक्टिन हल्का सा ओवरलैप हो रहा है, राइट। तो ये मसल जो है, ये जो आप मायोफिलामेंट देख रहे हैं, ये रिलैक्स्ड स्टेट में है। अगर ये रिलैक्स्ड स्टेट में है ना मेरे दोस्त, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर जो आपका डार्क बैंड है, इसमें आप मायोसिन के साथ साथ, जो डार्क बैंड है इसमें मायोसिन के साथ साथ थोड़ा बहुत एक्टिन भी देख सकते हो। मायोसिन के साथ साथ एक्टिन भी देखने को मिलता है। मायोसिन तो कंपलसरी है ही, ये आते ही तो बैंड डार्क हुआ है, लेकिन आपका हल्का सा एक्टिन भी आपको दोनों एजेस पे देखने को मिला। और यहां पर एक सेंटर पे जोन प्रेजेंट रहता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, मायोसिन है। ये ऊपर से नीचे तक देखो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है। जो एक्टिन थे यहां पर खत्म हो चुके हैं। एक्टिन की लेंथ देखो यहां तक थी, यहां तक थी, यहां तक थी। इस सेंटर पे एक्टिन नहीं है, ओनली मायोसिन वाला रीजन है, ओनली मायोसिन वाला रीजन है। तो जो प्योर मायोसिन वाला रीजन है इसे आपने क्या बोल दिया, एच जोन बोल दिया। तो एच जोन का मतलब ओनली मायोसिन, ये बात हो गई, ओनली मायोसिन ये रीजन हो जाएगा, राइट। सो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आपको गौर से देखना है कि कौन सा आपका आई बैंड है, कौन सा जेड लाइन है, कौन सा ए बैंड है, कौन सा एच जोन है, क्योंकि सारी की सारी चीजें हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आएंगी। अब सार्कोमेयर क्या है, ये आपकी एक्चुअल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। जब आप मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो आप सार्कोमेयर को देखेंगे। सार्कोमेयर क्या है, आपका डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइंस। आपकी जो दो जेड लाइन है इनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोला, एक सार्कोमेयर बोला। सार्को का मतलब आप मसल से रिलेट कर रहे थे, एंड मेयर का मतलब होता है यूनिट। तो ये ऐसी यूनिट है जो कि आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी। अब हम एक स्क्रीन ले लेते हैं एंड अल्टीमेटली हम खुद के प्रोटीन्स बनाने की कोशिश करते हैं, सो दैट वी कैन विजुअलाइज इट बेटर। सबसे पहले सेंटर पे मैं बना लेता हूं काफी सारे मोटे मोटे मायोसिन। ये मैंने मायोसिन बना लिया एक, ये मैंने मायोसिन बना लिया दूसरा। और आपने एक खास बात देखी हुई कि ये सारे प्रोटीन्स जो थे एक दूसरे से पैरेलली अरेंज थे एक एक्सिस के ऊपर, राइट। यहां पर ये जो था आपका मायोसिन, इस हिसाब से आपके मायोसिन प्रेजेंट है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो देयर आर योर एक्टिन्स प्रेजेंट, पतले पतले एक्टिन्स। और आगे बना लेते हैं यहां तक, ये आपका एक्टिन हो जाएगा। सो वी आर ड्रॉइंग द सार्कोमियर्स टू। तो इसको हम लोग फर्दर लेबल करेंगे, पहले एक बार बना लेते हैं, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लेबल दिस अप। इस हिसाब से आपके स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ये दो प्रोटीन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक्टिन और मायोसिन। इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोटीन्स हैं जो हम मसल कॉन्ट्रैक्शन में देखेंगे जस्ट इन द नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन अभी हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर समझना है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। यहाँ पर और मायोसिन बनाने पड़ेंगे बिकॉज पूरी की पूरी मसल की यहाँ पर बात हो रही है, तो और मायोसिन बनाने पड़ेंगे बिकॉज मायोफाइब्रिल यार काफ़ी लंबा है। तो सिर्फ एक यूनिट को अगर हम देख लें दैट इज नॉट ऑप्टिमम, थोड़े से ज़्यादा पार्ट्स हमें यहाँ पर बनाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ऑल राइट, यहाँ पर देखो, अब मेरी बात को बहुत गौर से समझना। अगर एक भी मायोसिन आ जाता है, अगर एक भी मायोसिन का पार्ट आ जाता है तो ये आपका डार्क कर देगा बैंड को। तो मायोसिन तो हमें चाहिए ही नहीं, यानी जहां पर मायोसिन नहीं है
सिर्फ वो पार्ट आपका लाइट रहेगा। तो सबसे आसान किस चीज को हाईलाइट करना है यहाँ पर, लाइट पार्ट को। तो सबसे पहले मैं लाइट पार्ट को हाईलाइट कर देता हूं। यहां पर मायोसिन खत्म हो रहा है, तो ये वाला आपका लाइट रीजन हो जाएगा। यहां पर मायोसिन खत्म हो रहा है, ये आपका लाइट रीजन हो जाएगा, क्योंकि मोटा प्रोटीन यहां पर नहीं। सिमिलरली यहां पर आपका मायोसिन खत्म हो रहा है, तो आपका लाइट रीजन हो जाएगा। यहां पे मायोसिन खत्म हो रहा है, तो ये आपका लाइट रीजन हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अब यहां पर इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोला, इस पूरे डिस्टेंस को मैंने बोला लाइट बैंड। सेकंड अल्फाबेट क्या है, आई, तो इसे मैंने आई बैंड बोल दिया। सिमिलरली ये आपका जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, इसे मैंने क्या बोल दिया, आई बैंड बोल दिया। तो आई बैंड में ओनली एक्टिन होते हैं, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि अगर मायोसिन हो जाएगा मोटा वाला बैंड तो ये ऑटोमेटिकली डार्क हो जाएगा। तो मायोसिन तो मुझे एक्सक्लूड करना ही करना है, जहां पर सिर्फ एक्टिन होंगे वहीं आई बैंड हो सकता है। तो आई बैंड हुआ सिर्फ एक्टिन वाला, आसानी से पकड़ में आ गया। अब इसके सेंटर पे एक लाइन बना देता हूं, बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी सी, राइट, एक मोटी सी लाइन बना देता हूं। सो ये जो आपकी लाइन है स्काई ब्लू कलर की, इसको मैंने क्या बोल दिया, द सेंटर ऑफ आई बैंड बोल दिया। और यहां पर ये जो दूसरी वाली लाइन है, इसको मैंने क्या बोल दिया, द सेंटर ऑफ आई बैंड बोल दिया। तो इसको मैंने बोल दिया है जेड लाइन, और यहां पर भी इसको मैंने बोल दिया है स्काई ब्लू वाली को जेड लाइन। इसके अलावा दो चीजों को मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो मोटा वाला है, इसको मैं मायोसिन का नाम दे देता हूँ, जिससे अगर आप स्क्रीनशॉट लें तो आपको कंफ्यूजन ना हो फर्दर पढ़ते टाइम। पतले वाले को मैंने एक्टिन बोल दिया। अब यहाँ पर ये जो जेड लाइन है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस रहता है, यानी एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच का जो स्पेस है, इसे मैं क्या बोल देता हूँ, सार्कोमेयर बोल देता हूँ। द यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन, इसे मैं सार्कोमेयर बोल देता हूँ। इसी पे पूरी चर्चा होगी आगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर। अब देखो यार क्या हुआ, अब यहां पर आपका जो मोटा वाला बैंड है, ये जहां पर भी प्रेजेंट होगा, जहां पर हल्का सा भी मोटा वाला बैंड आ गया, ये जो आपका बैंड है ये क्या कहला जाएगा, डार्क। क्योंकि मैंने कहा था हल्का सा भी मोटा आते हैं डार्क हो जाएगा। डार्क का मतलब ए बैंड, तो ये आपका एनआइसोट्रोपिक या ए बैंड कहलाता है। लेकिन ए बैंड में भी दो चीजें हैं। ए बैंड में भी आपका हल्का सा एक्टिन है और आपका बहुत सारा मायोसिन है। तो यानी यहां पर एक्टिन और मायोसिन के कॉम्बिनेशन है। यहां पर आपका कुछ पार्ट ऐसा है जहां पर प्योर मायोसिन है। अब यहां पर एक्टिन खत्म हो रहे हैं लाल कलर वाले सेंट्रल पार्ट में, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है। तो ये वाला जो जोन है मेरे दोस्त, ये जो प्यारा सा छोटा सा जोन बनाया मैंने सेंटर पे, इसे मैंने क्या बोल दिया, एच जोन। यहां पर ओनली मायोसिन प्रेजेंट है, यहां पर ओनली मायोसिन प्रेजेंट है। बात समझ में आई? यहां पर सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है। ये आपके सार्कोमेयर का डायग्राम है, या फिर आप कह सकते हो एक माइक्रोफाइब्रिल जो था या फिर मायोफाइब्रिल जो था, उसके स्ट्रक्चर को हमने देखा और उसके अंदर हमने सार्कोमेयर को डिटेल में समझा। तो अब आपको चार चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ए बैंड, आई बैंड, जेड जोन एंड एच जोन। ये सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। ओके, तो जेड लाइन के बीच का जो जेड जोन है, जिसे हम सार्कोमेयर बोल रहे हैं, एच जोन जिसमें सिर्फ मायोसिन है, ए बैंड जिसमें एक्टिन प्लस मायोसिन है, एंड आई बैंड जिसमें सिर्फ ओनली एक्टिन है। ये चारों बातें आपको याद हो जानी चाहिए। ओके, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अगर हमें ये बातें याद नहीं रहेंगी तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कभी भी समझ में नहीं आएगी। ओके, तो यहां पर देखो यार, यहां पर आई बैंड जो है इट कंटेन एक्टिन प्रोटीन ओनली, लेकिन जो ए बैंड है इसमें आपका मायोसिन भी होता है प्लस एक्टिन भी हो सकता है। Both the proteins are arranged as rod-like structure parallel to each other and also to the longitudinal axis of microfibril या myofibril। यानी अगर आपका मायोफाइब्रिल इसी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, तो यहां पर एक तो एक्सिस हो गई, इस एक्सिस के पैरेलल में ही सारे के सारे प्रोटीन प्रेजेंट है। आपका मायोसिन भी ऐसा ही है, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, सारी की सारी चीजें क्या है आपकी पैरेलल है। यही आपको यहां पर बताया गया, और ये सारी चीजें हमने बनाकर भी देखी है बाकायदा अपने हाथ से। तो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलती है। ऊपर बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाया गया है कि ये देखो, ये आपका डार्क जोन है, ये आपका डार्क जोन है यानी ए बैंड। फिर ये आपका आई बैंड है, लाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपका लाइट बैंड है। लाइट बैंड के सेंटर पर ये जो आपको छोटी सी चीज दिखाई दी, आपकी क्या है, जेड लाइन है, जाहिर सी बात है। फिर ये जो है, ये पूरा का पूरा आपका डार्क जोन है।
और ये डार्क जोन के सेंटर पर आपका हल्का सा जो जोन प्रेजेंट है ये आपका एच जोन, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन आपको देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, वही बात है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये आपका लाइट रीजन है, लाइट रीजन है तो ये सेंटर पे लाइन होगी क्या है, जेड लाइन। यहाँ पर आपका फिर फर्दर जहां पर सिर्फ आपके मायोसिन स्टार्ट है वहां पर आपका डार्क जोन, एंड अल्टीमेटली जहां पर सिर्फ मायोसिन है ये आपका एच जोन हो जाए। एंड दिस डायग्राम वी हैव ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट कि यहां से यहां तक का आपका लाइट जोन है, यहां से यहां तक का आपका पूरा का पूरा, यहां से यहां तक का जहां पर आपका मायोसिन एंटर कर रहा है ये आपका डार्क बैंड है या ए बैंड है। इसके सेंटर पर जो रीजन है ये वाला जहां पे सिर्फ मायोसिन है ये आपका एच जोन है। We have already talked about that. Now, A band bears a lighter region at the middle called as H band and it is formed of only myosin. यानी यहां पर देखो, यहां पर आपका पूरा का पूरा डार्क है लेकिन इसके सेंटर पे जो रीजन है ये हल्का सा लाइट है, क्योंकि जो ये वाला रीजन है यहां पर एक्टिन प्लस मायोसिन है, लेकिन ये वाला जो रीजन है सेंटर वाला यहां पे ओनली मायोसिन है। तो हल्की सी तो यहां पर लाइटनेस आएगी ना, तो यहां पर जो हल्की सी लाइटनेस आई, जो लाइटर बैंड है इसे एच बैंड या एच जोन आपने कहा। एक थिन फाइब्रस जो आपका मेम्ब्रेन है दैट इज एम लाइन रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ एच जोन, यानी यहां पर जो आपका एच जोन है इसके सेंटर पर जो लाइन आएगी मायोसिन वाले बैंड के, इसे आप क्या कहते हैं, एम लाइन कह सकते हैं। तो यहां पर आप बना भी सकते हैं, ये जो आपके एच जोन के सेंटर पर लाइन आएगी इसे आप क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं। जैसे आपने एच लाइन बोला है लाइट बैंड में, वैसे एम लाइन आप लोग बोल देंगे डार्क बैंड के सेंटर को। व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एक्टिन फिलामेंट ऑन ईदर साइड पार्शियली ओवरलैप्स सो दैट एच जोन डिसअपीयर्स। यहां पर क्या होगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी ना तो ये आपके एक्टिन फिलामेंट जो है ये यहां तक आ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट होगी, मसल छोटी होगी, एक्टिन फिलामेंट मूव करेंगे तो एच जोन जो है ये सेंटर वाला जो पार्ट है ना ये आपका गायब हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से एक्टिन आ चुके हैं। अब देखो ये एक्टिन अगर यहां तक आ गया और ये एक्टिन यहां तक आ गया तो एच जोन जो था सेंटर पे ये तो गायब हो गया ना। एच जोन क्या था, जहां पर सिर्फ मायोसिन है, लेकिन अब सिर्फ मायोसिन तो प्रेजेंट नहीं है, यहां पर भी एक्टिन ने डेरा डाल लिया, यहां पर भी एक्टिन ने डेरा डाल लिया, सिर्फ मायोसिन वाला जो जगह है वो आपकी गायब हो गई, तो एच जोन आपका गायब हो जाता है। इट गेट्स डिसअपीयर्ड व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। आई बैंड जो है इट इज बाइसेक्टेड बाय इलास्टिक फाइबर बैंड कॉल्ड एज जेड लाइन, यानी आई बैंड जो है इसके सेंटर को आप लोग जेड लाइन बोलते हो, ओके। और थिन फिलामेंट जो है इट इज फर्मली अटैच्ड टू जेड लाइन, यानी ये जो जेड लाइन है इस पर आपके थिन फिलामेंट यानी एक्टिन जो है ये अच्छे से बाइंड रहते हैं। देखो यार इस जेड लाइन के ऊपर जो एक्टिन है वो फर्दर अटैच है, तो यहां पर जो अटैचमेंट है फर्म अटैचमेंट इट इज प्रोवाइडेड। यही बात एनसीईआरटी में बोली गई। रीजन बिटवीन टू जेड लाइन्स इज कॉल्ड एज सार्कोमेयर, ये बात हो चुकी थी कि ये जो दो जेड लाइन है इनके बीच के रीजन को आप लोग क्या बोलोगे, सार्कोमेयर बोलेंगे। एंड सार्कोमेयर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है मसल की, क्योंकि इसे ही हमने यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बोला था, सार्कोमेयर ही सब कुछ करता है। मेयर का मतलब ही होता है यूनिट, सो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। तो मायोफाइब्रिल के अंदर आपको यही देखना होता है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो हेल्प करेंगे प्रोटीन्स जिनका नाम है एक्टिन और मायोसिन, उनका स्ट्रक्चर किस हिसाब का होता है ये आपको देखना है। तो सबसे पहले हम एक्टिन के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिन जो है यहां पर ये आपके दो फिलामेंट्स का मिलकर बना होता है, ओके, जिसको आप एफ एक्टिन बोलते हो। एफ का मतलब है फिलामेंटस एक्टिन। तो फिलामेंट मतलब कि जैसे डीएनए आपका कॉइल्ड होता है ना, दो फिलामेंट होते हैं, एक आपका ये वाला स्ट्रैंड है डीएनए का, एक ये दूसरा वाला स्ट्रैंड है, ये मिलकर के आपका डबल हेलिक्स तैयार करते हैं। सिमिलरली आपके दो फिलामेंटस एक्टिन जो हैं ये भी मिलकर के डबल हेलिक्स तैयार करते हैं। तो जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये आपका एक धागा है जो मैंने ब्लैक से बनाया, और ये जो दूसरा ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये आपका दूसरा धागा है। जब दो एफ एक्टिन आपस में आके इस हिसाब से मर्ज कर गए हैं, हेलिक्स बना लिए हैं, तो ये आपके कंप्लीट एक्टिन प्रोटीन को तैयार करेंगे। तो कंप्लीट एक्टिन प्रोटीन में दो आपके एफ एक्टिन्स हैं, यानी दो रस्सियों के वाइंड होने पर आपका कंप्लीट एक्टिन बनता है। एक एफ एक्टिन के अंदर छोटी छोटी यूनिट्स है, ये हरे कलर की काफी सारी यूनिट्स है। तो ये जो छोटी छोटी यूनिट्स है ना इनको आप क्या बोलते हो, इस इंडिविजुअल यूनिट को आप बोलते हो ग्लोबुलर या जी एक्टिन। तो ये छोटी छोटी यूनिट्स जुड़ती जाती हैं और आपका एफ एक्टिन बना लेती है। तो यहां पर इस हिसाब की एक छोटी यूनिट आती है जिसका नाम क्या है, जी एक्टिन।
तो इसका नाम है जी एक्टिन। अब ये जी एक्टिन काफी सारे जी एक्टिन से मिल जाती है और क्या बना लेती है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेती है। ओके, इस हिसाब की एक हेलिक्स तैयार कर लेती है। और ये जो पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर है इस हिसाब से हेलिक्स जैसा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एफ एक्टिन हो जाएगा। फिर ये एफ एक्टिन आपका दूसरे किसी एफ एक्टिन के साथ कंबाइन करेगा इस हिसाब से, एंड अल्टीमेटली क्या बना लेगा, एक कंप्लीट एक्टिन प्रोटीन बना लेगा। एक्टिन फिलामेंट्स कंटेन टू अदर प्रोटीन्स जिनका नाम है ट्रोपोमायोसिन, जो कि एक्टिन के जस्ट पैरेलली ही बाइंडेड रहता है। यहां पर आपको एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगा। ये जो रस्सी जैसा स्ट्रक्चर है, जिसके दो स्ट्रैंड आपके बिल्कुल एक्टिन के ग्रीन स्ट्रैंड के पैरेलली भागे जा रहे हैं, इसे आप क्या कहते हैं, ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ये आपका यहां पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का भी काम करता है। तो ये एकदम एक्टिन के पैरेलली भगा भगा जाता रहता है। एंड एक और प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन जो है ये आपका एक्टिन के ऊपर बाइंडेड रहता है। इसकी 3 यूनिट्स रहती हैं। यहां पर आपको ट्रोपोनिन दिखाई दे रहा होगा, ये जो है यहां पर, इसको अगर आप एनलार्ज करके देखेंगे इस हिसाब का आपको ट्रोपोनिन देखने को मिलेगा। ट्रोपोनिन क्या करता है, एक्टिन पर कहीं कहीं स्पेसिफिकली आपका मास्क कर देगा मायोसिन की बाइंडिंग साइट को, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन का जुड़ना बहुत जरूरी है फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ट्रोपोनिन क्या करता है, एक्टिन को एक्सपोज नहीं होने देता। एक्टिन की जो साइट्स है जहां पर मायोसिन बाइंड करता है उन्हें एक्सपोज नहीं होने देता। अदरवाइज मायोसिन बाइंड करेगा, मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहेगी। तो एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्या है, एक बैरियर का काम करता है कि जब तक ये ट्रोपोनिन नाम की टोपी लगी हुई है एक्टिन के ऊपर, तब तक मायोसिन बाइंड नहीं कर पाएगा। तो जब आपको मायोसिन को बाइंड कराना हो तो आपको क्या कराना पड़ेगा, इस ट्रोपोनिन नाम की कैप को हटाना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई द कैल्शियम आयंस आर इंपॉर्टेंट। जब मैंने आपको कहा था कि जो आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, विच इज नथिंग बट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर, इसमें कैल्शियम स्टोर होते हैं। जब वो कैल्शियम आएंगे ना, तो कैल्शियम क्या करेंगे, कैल्शियम आके स्पेसिफिकली बाइंड हो जाएंगे ट्रोपोनिन से। और अगर ट्रोपोनिन कैल्शियम से बाइंड हो गया तो आपके एक्टिन फाइबर को मास्क नहीं कर पाएगा, तो यहां से हट जाएगा। एक्टिन के ऊपर से जैसे ही आपका ट्रोपोनिन हटा, आपका मायोसिन आकर के जुड़ जाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। राइट? सो टू फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन रन अलोंग द ग्रूव्स ऑफ एफ एक्टिन। यानी यहां पर ये जो आपके दो ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट्स हैं, ये आपके एफ एक्टिन के पैरेलली भागे रहते हैं। ट्रोपोनिन जो है इसकी 3 सब यूनिट है। यहां पर हमने देखा भी था कि इसकी 3 सब यूनिट है। इस हिसाब से 3 ग्लोबुलर सब यूनिट्स, जो कि आपकी रेगुलर इंटरवल्स पर प्रेजेंट होती है ऑन ट्रोपोमायोसिन। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मास्क तो करती हैं एक्टिन की बाइंडिंग साइट को, लेकिन ये बाइंड कहां करती हैं, ट्रोपोमायोसिन पे, यानी इस रस्सी के ऊपर। ओके, जिससे कि आपकी मास्क कर सके ये एक्टिन की बाइंडिंग साइट को। In the resting state, a subunit of troponin mask the binding site for myosin on the actin filament। यानी ये जो साइट है ये आपकी मायोसिन से बाइंड करना चाहती है, लेकिन इसके ऊपर आकर कौन प्रेजेंट हो गया, इसके ऊपर आके प्रेजेंट हो गया ट्रोपोनिन। तो अल्टीमेटली मायोसिन आकर यहां पर बाइंड नहीं कर पाएगा जब तक ट्रोपोनिन प्रेजेंट है। ओके, सो मायोसिन को पढ़ने से पहले लेट्स मेक द डायग्राम ऑफ एक्टिन। एक बार एक्टिन को गौर से समझ लेते हैं। एक और बार डायग्राम बनाने में हमारा कुछ नहीं जा रहा है। दिस इज अ सिंगल यूनिट जिसको आप क्या बोलते हैं, जी एक्टिन बोलते हैं, यानी ग्लोबुलर एक्टिन। ये ग्लोबुलर एक्टिन आपका पॉलीमराइज होता है और ये आपका इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना लेगा, हेलिकल स्ट्रक्चर। इस हिसाब से एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेगा। इसको आपने क्या बोल दिया है, इसको आपने बोल दिया है एफ एक्टिन। अब इस एफ एक्टिन के साथ दूसरा एफ एक्टिन भी बाइंड करेगा। इस हिसाब से एंड एक पूरी की पूरी हेलिक्स आपकी तैयार कर लेगा। सो इसके बीच से एक लाइन पास करा देते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैंड एंड दिस इज द सेकेंड स्ट्रैंड। तो ये दो एफ एक्टिन मिलकर के क्या बना लेती हैं, एक पूरा का पूरा एक्टिन प्रोटीन बना लेती है।
अब इसके पैरेलली क्या मूव कर रहा है, अब इसके पैरेलली मूव कर रहा है आपका ट्रोपोमायोसिन, एक आपका इस स्ट्रैंड के पैरेलली और एक आपका इस स्ट्रैंड के पैरेलली। ओके, ये जो येलो कलर का बनाया है मैंने, ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन। और इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, ये बात बहुत गौर से सुनिए, इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, ना कि एक्टिन के ऊपर, क्या प्रेजेंट है, इस ग्रीन वाले के ऊपर 3 सब यूनिट का आपका ट्रोपोनिन प्रेजेंट है। तो ये आपका क्या है, ट्रोपोनिन ऑन ट्रोपोमायोसिन। ओके, इसके ऊपर ट्रोपोनिन क्या करता है, इस एक्टिन को बाइंड नहीं करने देता आपका मायोसिन के साथ, तो इसके ऊपर एक कैप की तरह प्रेजेंट रहता है। लेकिन ये ट्रोपोनिन आपका रिमूव हो जाएगा जब कैल्शियम आयंस आएंगे। तो रिमूव्ड व्हेन कैल्शियम आयंस एनकाउंटर। तो कैल्शियम आयंस जब एनकाउंटर करेंगे तो ये आपका स्पेसिफिकली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कैल्शियम आयंस आए, इस टोपी को हटा दिया, इस कैप को हटा दिया, तो आपके एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट थी मायोसिन के साथ वो एक्सपोज हो जाएगी और मायोसिन आकर के यहाँ पर इन स्पेसिफिक प्लेसेस पर आकर मायोसिन का हेड जो है जुड़ जाएगा एक्टिन के साथ, इस हिसाब से, और आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो फेनोमेना है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। राइट, तो हम मायोसिन को देख लेते हैं, विच इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो मायोसिन जो है, ईच मायोसिन फिलामेंट इज पॉलीमर ऑफ मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज मैरोमायोसिन। मैरो में एक वर्ड आता है मर, और मर का मतलब होता है यूनिट्स। पॉलीमर, मोनोमर आपने सुना होगा ना, जैसे सार्कोमेयर में भी एंड में एक वर्ड आ रहा था मेयर या मर, जिसे आप मर बोलते हो, दैट सिंपली मीन्स यूनिट। तो यहां पर जो मेरोमायोसिन या मर मायोसिन है, ये क्या करेंगे, मायोसिन की यूनिट्स हैं, तो ये आगे चल के मायोसिन बनाएंगे पॉलीमराइज होकर के। तो एक जो मेरोमायोसिन है, इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट जो है ये है इनका हेड। इस हेड में क्या है, हैवी मेरोमायोसिन यूनिट है, जिसे आप एचएमएम भी बोलते हैं, और एक छोटी सी आर्म है। यानी ये जो हेड है, इसमें एक तो ये बड़ा वाला पार्ट है जिसको आप ग्लोबुलर हेड ही बोल रहे हो, एंड ये छोटी सी आपकी क्या है, आर्म है नीचे की साइड। ये दोनों आपके हेड के ही पोर्शन है। एंड दूसरा जो पार्ट है ये है एक टेल, जिसको आप लाइट मेरोमायोसिन बोलते हो, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कंपैरेटिवली कम है, ये आपकी टेल बना लेता है इस प्रकार से। राइट, सो 2 पार्ट हुए, पहला आपका हेड जिसके अंदर आर्म भी इंक्लूडेड है, और दूसरा आपका टेल पार्ट। तो जो हेड पार्ट है, इसमें देखो आपको 2 स्पेसिफिक साइट्स भी दिखाई दे रही हैं हर पार्ट के ऊपर। एक है आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये वो एक्टिन बाइंडिंग साइट है जो एक्टिन पर जाकर बाइंड करेगी, कब, जब ट्रोपोनिन रिमूव हो जाएगा, जब वो कैप लाइक स्ट्रक्चर रिमूव हो जाएगा ट्रोपोमायोसिन के ऊपर से। और एटीपी बाइंडिंग साइट, क्योंकि आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है, इसमें हमने बताया था कि जो स्केलेटल मसल है, यहां पर एक तो ब्लड की सप्लाई अच्छी खासी थी क्योंकि ऑक्सीजन देना है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट अच्छी खासी थी क्योंकि एटीपी बनानी है, क्योंकि आपको कंट्रैक्शन के लिए एटीपी की जरूरत पड़ेगी। इट इज एन एनर्जी यूटिलाइजिंग प्रोसेस, तो यहां पर एटीपी की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। दैट्स वाई यहां पर एटीपी बाइंडिंग साइट भी मौजूद है, जहां पर एटीपी टूटेगा और एडीपी और पीआई बन जाएगा। तो यहां पर देखो मायोसिन मॉलिक्यूल, ये काफी सारे मायोसिन के अंदर से जो हेड निकले रहते हैं, ये एक्चुअल में मायोसिन के हेड है। ओके, ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर निकले हैं, दे आर ग्लोबुलर हेड्स। आपको लास्ट डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी में भी अगर आप देखें तो ये हेड लाइक स्ट्रक्चर दिख जाएंगे। ये जो यहाँ पर लेजर पॉइंटर से दिखा रहा हूँ, ये जो छोटे छोटे से पार्ट्स है ना जो निकले हुए हैं इस मोटे से मायोसिन के अंदर से, छोटे छोटे जो पार्ट है, ये हेड है जो कि प्रोजेक्ट हो रहे हैं। राइट, दीज आर द हेड विच आर गेटिंग प्रोजेक्टेड। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी होती है कि कहाँ पर क्या बताया हुआ है। नाउ ये जो पार्ट है, ये आपकी टेल पार्ट है जो कि पूरा का पूरा फाइबर तैयार कर रहे हैं। तो ये जो टेल पार्ट है, ये तो पूरा फाइबर तैयार करती है, और जो हेड पार्ट है, यहाँ पर आपकी एक्टिन से बाइंड करने वाली यूनिट प्रेजेंट है, एज वेल एज एटीपी हाइड्रोलिसिस यूनिट भी प्रेजेंट है। और ये जो छोटी सी आर्म रीजन है, ये भी आपके हेड के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, जो कि क्रॉस आर्म बनाती है। क्रॉस आर्म मतलब यही वो पार्ट है जो कि झाँक झाँक कर देख रहा है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है ना ये, जो कि इस ऊपर के मायोसिन हेड पार्ट को बाहर निकाल रहा है उभर के, दैट इज द क्रॉस आर्म। राइट, सो मायोसिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। इसमें से जो हैवी कंपोनेंट है, जिसमें आपका हेड और शॉर्ट आर्म आता है, ये प्रोजेक्ट करता है इन द आउटवर्ड डायरेक्शन एट रेगुलर डिस्टेंस एंड रेगुलर एंगल
कॉल्ड क्रॉस आर्म। यानी क्रॉस आर्म वो चीज है जो कि आपकी बाहर झांक करके देख रही है। अगर ये आपकी एक रेगुलर आपका स्ट्रैंड है तो स्ट्रैंड से कोई चीज बाहर निकल कर जरूर देख रही होगी। ये जो चीज है जो एक रेगुलर एंगल पे बाहर निकल के देख रही है, इसे आप क्या कह रहे हैं, मायोसिन। यहाँ पर देखो, अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड में मायोसिन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको हमेशा ये सेम जगह से निकलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, एंगल भी सेम है और पोजीशन भी आपका, इनके बीच का जो गैप है ये भी एकदम यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस एंड एंगल पर ये निकलते हैं, यूनिफॉर्म डिस्टेंस एंड एंगल, राइट। सबसे ऊपर वाला पार्ट देखो, सबसे ऊपर वाला जो फाइब्रिल है इस पे ये निकला, फिर बिल्कुल इतने गैप पर ये निकला सेम तरीके से, और इतने ही गैप पर ये निकला, एकदम यूनिफॉर्म, राइट। सो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस है, एक यूनिफॉर्म एंगल है जिस पर ये हेड प्रोजेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। ग्लोबुलर हेड जो है इसमें एक्टिव एटीपीएज एंजाइम की एक्टिविटी होती है। यानी कि यहां पर बाइंडिंग साइट तो है ही, एक्टिन से बाइंड करने की साइट तो है ही, लेकिन एटीपी की बाइंडिंग साइट भी है। यानी कि एटीपी को ये किस में तोड़ देंगे, एडीपी एंड पीआई में। और एडीपी एंड पीआई में जब तोड़ा इन्होंने, यानी कि जब इन्होंने फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड तोड़ा तो इनको एनर्जी मिल जाएगी। इन्होंने जब फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड तोड़ा एटीपी का, तब इन्हें एनर्जी मिल जाएगी और उस एनर्जी को यूज करके मसल कॉन्ट्रैक्शन कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की, कि आखिर मसल कॉन्ट्रैक्ट किस हिसाब से होती है। हाउ डज द मसल गेट कॉन्ट्रैक्ट, जब हमें सिग्नल मिलता है तो मसल आपकी छोटी कैसे होती है एंड दोबारा से रिलैक्स कैसे होती है। तो यहां पर देखो, यहां पर ये आपका थिन फिलामेंट है जिसको आप क्या बोल रहे हो, एक्टिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट यानी यहां पर ये आपका एक्टिन फिलामेंट है, और ये आपका थिक फिलामेंट है जिसको आप क्या बोल रहे हो, जिसको आप मायोसिन फिलामेंट बोल रहे हो। और इनका स्ट्रक्चर देख के हम बता भी सकते हैं। यहां पर ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के आपको स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या है, ग्लोबुलर एक्टिन्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, और इन्होंने एक स्ट्रैंड बना लिया है, तो ये क्या है, एफ एक्टिन बन चुके हैं। तो ये वाला जो मैंने मार्क किया है, इट इज एन एफ एक्टिन, और इसका जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है ये भी क्या है, एक एफ एक्टिन हो जाएगा। तो ये दोनों एफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एक दूसरे से इंटरवाइंड होते हैं। इनके बगल से ये जो पिंक कलर की आपकी स्ट्रैंड मूव हो रही है, ये जो पिंक कलर के स्ट्रैंड है ये क्या है, ये आपके ट्रोपोमायोसिन के स्ट्रैंड है, ये आपके ट्रोपोमायोसिन के स्ट्रैंड है। एंड अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे, इनके अलावा एक प्रोटीन है जिसकी 3 यूनिट्स हैं, यानी कि ट्राइमेरस प्रोटीन है, ये आपका ट्रोपोनिन कहलाता है, जिसने मास्क कर रखा है आपके एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स को। लेकिन जब ये ट्रोपोनिन हट जाता है तो मायोसिन का जो हेड है ये आपकी क्रॉस आर्म है, जो कि जगह जगह से निकली हुई होती है। ये जो क्रॉस आर्म है और ये जो हेड है आपका मायोसिन का, ये निकल जाएगा और बाइंड कर लेगा किसके साथ, ये बाइंड कर लेगा आपका एक्टिन के साथ। सिमिलरली यहां पर भी आपका क्रॉस आर्म और हेड जो है निकल गया है और बाइंड कर लिया है इसने एक्टिन के साथ। एंड जब ये एक्टिन के साथ बाइंड करेगा तो एक्टिन फिलामेंट जो कि पतला है, ये थिन है, तो ये इस थिन फिलामेंट को क्या करेगा, अपने ऊपर से मूव करा देगा, थिन फिलामेंट को मूव कराता रहता है। और यहां पर सिंस एटीपी बाइंडिंग साइट थी तो एनर्जी भी इसको साथ साथ मिलती रहेगी। ऑलराइट, इस हिसाब से आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैकेनिज्म को एक बार समझ लेते हैं। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की सबसे ज्यादा फेमस थ्योरी दी गई थी, दैट इज कॉल्ड एज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मतलब एक जो फिलामेंट है जो कि आपका मायोसिन का थिक फिलामेंट है, उसके ऊपर जो मायोसिन का थिन फिलामेंट है ये स्लाइड कर देगा। यानी जो थिन फिलामेंट है पतला वाला, ये स्लाइड हो जाता है थिक फिलामेंट के ऊपर, और मसल फाइबर जो है इसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहां पर क्या बोला गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। यानी थिक फिलामेंट तो मोटा है तो इसको आप लोग इजीली स्लाइड नहीं कर सकते, इजीली स्लाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये पतला है, ये एक्टिन वाला थिन है, तो ये क्या स्लाइड कर लेगा आसानी से, यस। तो जो आपकी आर्म्स हैं, क्रॉस आर्म्स, जब ये अटैच हो जाती हैं आपके थिन फिलामेंट से तो ये उन्हें धक्का मारना स्टार्ट कर देती है। जैसे समझो ये मेरा हाथ है, ये मायोसिन का फिलामेंट है, थिक फिलामेंट, यहां से क्रॉस आर्म निकल गई, तो ये जो है हेड है मायोसिन का, ये क्रॉस आर्म निकली हुई है, ये अटैच हो गई है थिन फिलामेंट यानी एक्टिन के साथ। तो ये थिन फिलामेंट जो है, ये वाला हाथ ऊपर वाला, ये थिन फिलामेंट है, ये रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट है। जब इसके ऊपर से ट्रोपोनिन हटा तो नीचे से आपका क्रॉस आर्म आया और बाइंड कर गया इसके साथ। अब ये क्रॉस आर्म मूव करता है, जब क्रॉस आर्म मूव करता है ना तो आपके एक्टिन फिलामेंट को धक्का मार देता है आगे की साइड,
फिर ये डिटैच होता है, जब एटीपी हट जाती है हाइड्रोलिसिस होने के बाद नई एटीपी आती है, नई एटीपी टूटती है और ये धक्का मारता है। तो ये जो ऊपर वाला थिन फिलामेंट है ना, इसको धक्का मार मार के एक साइड में भेजता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्लाइडिंग। तो जो पतला वाला फिलामेंट है एक्टिन वाला, ये मायोसिन वाले के ऊपर हमेशा स्लाइड करता रहता है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोला गया है। तो पतला वाला हमेशा मोटे वाले के ऊपर स्लाइड करेगा, ये आपको याद रखना है। तो स्लाइड कौन करेगा, एक्टिन करेगा, मायोसिन स्लाइड नहीं कर सकता इसीलिए। ओके ओके, स्टेप्स क्या है यहाँ पर, एक न्यूरल सिग्नल जो है या एक इंपल्स जो है ये सीएनएस से आएगा वाया मोटर न्यूरॉन, यानी समझ लो मुझे मेरे हाथ को हिलाना है इस प्रकार से, तो यहां से जो है मेरे को सिग्नल मिलेगा कि मुझे इस हाथ को हिलाना है, तो मेरे दिमाग में क्या होगा, सिग्नल प्रोसेस होगा। तो एक न्यूरल सिग्नल या जो एक इंपल्स है वो मेरे दिमाग के पास चला जाएगा कि भाई मुझे हाथ को हिलाना है, तो वहां से मोटर न्यूरॉन यानी जो एक्शन लेने वाला न्यूरॉन है ना, जो मसल्स तक आता है, जो ग्लैंड्स तक आता है, जो कोई काम करवाने के लिए आया है, वो मोटर न्यूरॉन आ जाएगा और मोटर न्यूरॉन जो है मसल फाइबर पर आकर अटैच हो जाएगा। इसे क्या बोला जाता है, एक मोटर यूनिट। यानी यहां पर देखो, यहां पर जो नर्व सेल है, ओके, ये मोटर न्यूरॉन की जो एंडिंग्स है ना इस नर्व सेल की, और ये जो मसल है, इसको आपने क्या बोल दिया, एक मोटर यूनिट बोल दिया, इसको आपने मोटर यूनिट बोल दिया। यानी कि जो न्यूरॉन का एंड पार्ट है जो सिग्नल लेकर के आया है, और जो मसल है इसको आपने क्या बोल दिया, मोटर यूनिट बोल दिया। यहां पर लेकिन कंडीशन क्या है कि जो न्यूरॉन है वो मोटर न्यूरॉन होना चाहिए जो सिग्नल लेकर के आ रहा है। इंपल्स जो है ये आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंच जाएगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब न्यूरो मतलब न्यूरॉन और मस्कुलर मतलब मसल, यानी न्यूरॉन जो जंक्शन लेकर आया है आपके मसल तक, इनके बीच में जो जंक्शन है जिसे आप मोटर एंड प्लेट बोलते हो, यहां तक सिग्नल पहुंचा। इट इज द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर, यानी समझ लीजिए ये आपका रेड कलर का कोई मसल फाइबर है, ये आपका रेड कलर का मसल फाइबर है। अगर ये मसल फाइबर है तो इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन लगी हुई है इसका नाम क्या है, सार्कोलेमा, प्लाज्मोलेमा नहीं है, सार्कोलेमा हो जाएगा। इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, इट इज नॉट प्रोटोप्लाज्म, इट इज सार्कोप्लाज्म। और इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज नॉट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ इट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां पर क्या आ गया है दोस्त, यहां पर आ चुका है आपका न्यूरॉन। यहां पर आपके न्यूरॉन के जो डेंड्राइट थे उन्हें सिग्नल मिला, ये सिग्नल जो है आपका पहुंचा यहां तक, एंड अल्टीमेटली नर्व एंडिंग के थ्रू ये मसल में जाने वाला है। तो यहां पर जो है इस न्यूरॉन और मसल के बीच के जंक्शन को क्या बोला, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। तो यहां से क्या आ जाएगा, आपका सिग्नल मसल में आ जाएगा कि भाई तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है। बट दिस सिग्नल ट्रांसमिशन इज नॉट वेरी इजी, क्योंकि न्यूरॉन जो है कुछ केमिकल्स यहां पर रिलीज करता है जो कि आपकी मसल में पहुंच जाती है। ओके, तो यहां पर देखो ये जो आपका न्यूरॉन है ये इसका एंड है, ये जो बल्ज पार्ट बना है ये न्यूरॉन का एंड है, दिस वन जो एंड में गोल गोल सा बना है मैंने। यहां पर कुछ केमिकल्स होते हैं इन द वसाइकल यानी इन द मेम्ब्रेन, इन केमिकल्स को आप बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर या फिर एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल्स। ये जो एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल है ये कहां चला जाएगा, आपका मसल में सिग्नल लेकर के चला जाएगा, और आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है इसके थ्रू आपका सिग्नल पहुंचा दिया जाएगा टू द मसल फाइबर। मसल फाइबर में आपका सिग्नल पहुंचा दिया जाएगा एंड अल्टीमेटली मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल मिल जाएगा। अब देखो यार यहां पर क्या हुआ, लेट्स टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। अगर आप मल्टीपल न्यूरॉन्स की बात करते हो तो न्यूरॉन्स में सिग्नल लेने का काम किसका रहता है, डेंड्राइट का। तो समझ लो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन। ब्रेन ने कुछ कहा न्यूरॉन से कि भाई ये सिग्नल लेकर जाओ कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो ये सिग्नल कहां जाता है, सबसे पहले डेंड्राइट नाम के इस पार्ट में जाता है। तो ये जो पार्ट है ना इसको आप क्या बोलते हैं, डेंड्राइट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ये जो डेंड्राइट पार्ट है ये आपका फिर यहां चला गया सेल बॉडी के अंदर, सिग्नल आपका डेंड्राइट से सेल बॉडी में चला गया, और फिर आपका एक लंबा सा स्ट्रक्चर है जिसको आप क्या बोलते हो, एक्सॉन बोलते हो, इसके अंदर आपका सिग्नल चला गया। फिर एक्सॉन के बाद आपका ये न्यूरॉन खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाती है नर्व एंडिंग। ओके, यहाँ पर जो आपके न्यूरॉन की एंडिंग आ जाती है, यहाँ पर आपका सिग्नल जो है अब आपको अगले न्यूरॉन में भेजना है। तो अगले न्यूरॉन में
और ये जो फर्स्ट न्यूरॉन है इसके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है दोस्त। ये जो गैप रहता है इसमें आपको अगर सिग्नल भेजना है तो आप नॉर्मली नहीं भेज सकते। तो नॉर्मली सिग्नल नहीं आ पाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कुछ केमिकल्स डिस्चार्ज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है आपकी कुछ मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स रहती हैं जिनको आप बोलते हो साइनेप्टिक वसाइकल। ये जो साइनेप्टिक वसाइकल रहती है ये रिलीज कर देती हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब न्यूरल सिग्नल को ट्रांसमिट करने वाले केमिकल्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर है, सबसे कॉमन जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये एसिटाइल कोलिन। इसके अलावा आप कई चीजें यूज कर सकते हो आपकी बॉडी के अंदर, डी सेरिन भी यूज होता है, आपका डोपामिन भी यूज होता है। एसिटाइल कोलिन इज द मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पर एसिटाइल कोलिन आया और अगले न्यूरॉन के अंदर चला गया। फिर अगले न्यूरॉन में वही खेल हुआ, सिग्नल आया आपका डेंड्राइट से, फिर पहुंचा आपका साइटोन में यानी सेल बॉडी में, और फिर पहुंचा आपका एक्सॉन में, और ये आपका एंड तक पहुंच जाएगा, न्यूरॉन एंडिंग तक। यहां पर लेकिन अब आपकी मसल आ चुकी है, यहां पर आपकी मसल आ चुकी है। तो इस मसल में क्या होगा, इस मसल में दोबारा से सिग्नल दे देगा वाया एसिटाइल कोलिन, और अब ये जो मसल है क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, मसल हो जाएगी आपकी एक्टिवेट, और अब ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी, इसको सिग्नल मिल चुका है, राइट। तो सिग्नल कैसे पहुंचा, यहां पर इस एसिटाइल कोलिन की मदद से। तो ये जो गैप है ना आपका दो न्यूरॉन्स के बीच का जिसमें एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, इसे आप साइनेप्स बोलते हैं, साइनेप्स। इसी में आपको केमिकल की जरूरत पड़ती है। तो साइनेप्स से पहले ये जो मेम्ब्रेन है इसे आप प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे, और इसके बाद ये जो मेम्ब्रेन है इसमें आप पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे, इस नाम का इस्तेमाल करेंगे। तो सिर्फ इन नामों के लिए ही हमने इतना झमेला किया है, बिकॉज यहां पर इन नामों का जिक्र है। तो देखो ये जो आपकी मेम्ब्रेन है इट इज प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, ओके, क्योंकि साइनेप्स से पहले है ये जो आपका बीच का गैप है दिस इज साइनेप्स, जिसको आप साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल रहे हो। ये इसके बाद की मसल की मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा, जिसको आप पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल रहे हो, सार्कोलेमा लिख देता हूं यहां पर। और यहां पर आपकी प्री साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन थी ये आपके न्यूरॉन की मेम्ब्रेन थी, ओके। ओवरऑल इसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं ये वाली। तो यहां से आपका एसिटाइल कोलिन आया एंड अल्टीमेटली सिग्नल लेकर के चला गया कि कहां पर, आपका मसल के अंदर। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है यानी न्यूरल सिग्नल को ट्रांसमिट करने वाला केमिकल एसिटाइल कोलिन, ये आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रिलीज कर दिया गया, और ये आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है इन द सार्कोलेमा। यानी जैसे ही ये केमिकल रिलीज होगा यहाँ पर, ये आपकी इस मसल की मेम्ब्रेन को यानी कि सार्कोलेमा को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। एक्शन पोटेंशियल यानी कि यहाँ पर कुछ चार्जेस का डिफरेंस ला देगा। एक्शन पोटेंशियल जो है ये आपका मसल फाइबर के थ्रू स्प्रेड हो जाएगा, यानी पूरी मसल में सिग्नल पहुंच जाएगा कि हाँ भाई ब्रेन ने कुछ बोला है करने के लिए, और इस वजह से आपका कैल्शियम आयन जो है ये रिलीज हो जाएगा इनटू द सार्कोप्लाज्म। यानी यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो मसल है इसके अंदर आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। तो यहां पर एक क्लेफ्ट प्रेजेंट रहती है, डीप क्लेफ्ट। यहां पर आपका न्यूरोट्रांसमीटर आता है, इस डीप क्लेफ्ट के थ्रू होकर के पहुंच जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करता है कि भाई कैल्शियम रिलीज कर दो। तो इस मसल के अंदर क्या होता है, इस मसल के साइटोप्लाज्म में यानी सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम भर जाता है, बहुत भयंकर तरीके से भर जाता है। तब कैल्शियम का अमाउंट बढ़ चुका है इन द सार्कोप्लाज्म, और ये कैल्शियम क्या करेगा अब जाकर के, सीधी सी बात है आपके जो मसल प्रोटीन्स थे उनके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो कैल्शियम जो है या फ्री हो चुका है, तो ये क्या करेगा, ये आपका ट्रोपोनिन के साथ जाकर के बाइंड हो जाएगा। जो ट्रोपोनिन था जिसने घेरा हुआ था आपके एक्टिन की बाइंडिंग साइट को, यहां पर क्या हुआ, ये आपका रिमूव हो जाता है। सिंस इट इज नाउ बाइंडिंग विद द कैल्शियम, तो आपका मायोसिन अब यहां पर बाइंड कर पाएगा। और मायोसिन आया है तो मायोसिन के पास एक्टिविटी कौन सी है, आपकी एटीपीएज की एक्टिविटी। तो यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, मायोसिन का जो हेड है ये बाइंड हो जाता है टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। यानी यहां पर जो आपका मायोसिन का हेड नॉर्मली पड़ा हुआ था, अब ये क्या किया है, एटीपी की एक्टिविटी की वजह से इरेक्ट हो गया है एंड इट गॉट कनेक्टेड विद द एक्टिन, इट गॉट कनेक्टेड विद द एक्टिन फिलामेंट। और अब ये क्योंकि एटीपी टूट चुका है, एनर्जी आ चुकी है, तो ये बेंड करता है एंड आपके इस फिलामेंट को आगे भेज देता है, एक्टिन फिलामेंट को आगे भेज देता है।
फिर जब एडीपी अलग हो जाएगी, सिंस एटीपी अब टूट चुका है इनटू एडीपी एंड पीआई, तो ये दोबारा से रिलैक्स हो जाता है, दोबारा से नई एटीपी आती है, दोबारा इरेक्ट होता है और फिर अपनी पोजीशन को चेंज करता है, फिर दोबारा नीचे जाएगा, फिर इरेक्ट होगा, फिर अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। यानी ये जो फाइबर था, एक्टिन फाइबर, इसको आगे भेजता ही जाएगा, स्लाइड करवाता जाएगा जब तक पूरी कॉन्ट्रैक्शन ना हो जाए। तो यहां पर देखो, यहां पर नीचे मायोसिन नॉर्मली प्रेजेंट है, अब ट्रोपोनिन रिमूव हुआ इस एक्टिन के ऊपर से, मायोसिन बाइंड कर गया, एटीपी टूटा, आगे की तरफ धक्का मार दिया, एडीपी और पीआई गए, नीचे आ गया, फिर एटीपी अटैच हुआ, टूटा, आगे की तरफ धक्का मार दिया, एडीपी पीआई अलग हुए, नीचे आ गया, एटीपी अटैच हुआ, टूटा, फिर धक्का मार दिया, यानी कि स्लाइड करता रहेगा एक इसको, एक्टिन को अपने ऊपर। तो क्या होगा, दिस पुल्स द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। ये यहां पर जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन करवाने लग पड़ा है, यानी एक्टिन जो है ए बैंड की तरफ आना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी एक्टिन को ये कॉन्ट्रैक्ट करा के अपने पास लेकर के आ रहा है। ओके, यहां पर देखो, जो एक्टिन फिलामेंट है ये आपका प्रेजेंट है, अब इसके ऊपर से ट्रोपोनिन हट गया, तो इसके ऊपर कौन बाइंड कर चुका है, आपका मायोसिन। तो मायोसिन सबसे पहले एटीपी लेकर के आता है, एटीपी लेकर के आता है और उसे तोड़ देता है एडीपी और पीआई में। जब एडीपी और पीआई बनते हैं तो आपका मायोसिन का जो हेड है ये आपका क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। यानी कि इसने क्या किया, इसने इस एक्टिन को, ऊपर वाले एक्टिन को थोड़ा सा इस साइड में धक्का मार दिया, फिर आपका और इस साइड में धक्का मार देता है ये, जब आपके एडीपी और पीआई रिमूव होते हैं। फिर नई एटीपी आएगी तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आएगा, फिर एडीपी और पीआई बनेंगे तो ये थोड़ा सा इरेक्ट होगा, फिर एडीपी और पीआई सेपरेट होंगे, पूरा इरेक्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन। यानी इसने क्या किया, ये पहले यहां पर इस एंड से अटैच था, अब ये इस एंड से अटैच है, इसने बहुत ज्यादा धक्का मार दिया किसको, एक्टिन को। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये एक्टिन है, ओके, ऊपर वाला हाथ, नीचे वाला हाथ मायोसिन है, मायोसिन यहां पर बाइंड किया, ओके, एटीपी जब इसके पास आया, एडीपी और पीआई बने, यानी एनर्जी आ चुकी है, तो अब जब ये एडीपी और पीआई रिमूव होंगे तो ये थोड़ा सा इरेक्ट होकर के इस एक्टिन को आगे बढ़ा देगा, इस साइड बढ़ा देगा एक्टिन को, ये दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आया, एटीपी के साथ बाइंड किया, एटीपी के साथ अगर ये दोस्त बाइंड किया दोबारा से इरेक्ट हो जाएगा, एडीपी और पीआई सेपरेट हुए, इसको और धक्का मार दिया, तो अब ये जो एक्टिन फिलामेंट पहले यहां पर था अब ये यहां पर जा चुका है, दोबारा से एटीपी आया, बाइंड किया, एडीपी पीआई रिमूव हुए, धक्का मार दिया, दोबारा से एटीपी आया, बाइंड किया, एडीपी पीआई रिमूव हुए, धक्का मार दिया, एंड सो ऑन। इस हिसाब से जो एक्टिन यहां पर था ये अब यहां पर जा चुका है, यानी एक्टिन की पोजीशन यहां से यहां हो चुकी है, साइज इसका कहां जा रहा है, ये अपने डार्क बैंड की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ जा रहा है, ये आपको देखना है। डन। अब देखो यार, यहां पर द जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन्स इज ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड्स। अगर मेरे भाई आपके एक्टिन्स को आप पकड़ के खींच रहे हो टुवर्ड द सेंटर ऑफ डार्क बैंड, तो जो जेड लाइन थी वो भी तो पास पास आ जाएंगी ना, क्योंकि एक्टिन के साथ एसोसिएटेड थी जेड लाइंस। तो अब आपकी जो जेड लाइन है ये भी पास पास आ जाएंगी और जेड लाइन की लेंथ जो है कम हो जाएगी। तो दो जेड लाइन के बीच की लेंथ कम हो गई तो सार्कोमेयर छोटा हो गया, यानी मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ओके, तो यहां पर क्या हुआ देखो, एटीपी आपका आया तो बाइंडिंग हो गई, फिर यहां पर आपका एडीपी और पीआई जब रिमूव हुए तो फर्दर मूवमेंट हो गई आपकी मायोसिन की, एंड ये जो आपका एक्टिन फिलामेंट था इसके ऊपर स्लाइड कर गया। ओके, आई बैंड जो है लाइट बैंड, इट गेट शॉर्टेंड, क्योंकि आपकी जो एक्टिन प्रोटीन वाली लेयर है, जो एक्टिन प्रोटीन है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो लाइट बैंड तो आपका शॉर्टेन होगा ही, और ए बैंड जो है ये आपका रिटेन कर लेता है लेंथ, क्योंकि मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो जेड लाइन आसपास आ रही है तो आपका जो थिन रीजन था वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन थिक रीजन पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा। ये बात हम थोड़ा सा गौर से समझते हैं इस डायग्राम से, इस डायग्राम को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी बात एक बार सुनना, यहां पर देखो, ये आपका थिक रीजन है, यानी कि ये वाला जो रीजन है ये आपका मायोसिन वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है आपका रेड वाला ये मायोसिन वाला रीजन है, जिसे आप क्या बोल रहे हो, डार्क बैंड बोल रहे हो, ये आप ए बैंड बोल रहे हो ना, इसे डार्क बैंड बोल रहे हो, ये वाला जो है इसे आप ए बैंड बोल रहे हो, यहां से लेकर के यहां तक का, दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज द ए बैंड। और यहां पर सिर्फ मायोसिन है ना, यहां पर सेंटर पे सिर्फ मायोसिन है, तो इसे आपने क्या बोला, एच जोन बोला, और इस एच जोन के सेंटर पर जो लाइन है इसे आपने फर्दर क्या बोला, एम लाइन बोला। सिमिलरली जहां पर सिर्फ एक्टिन था, ये वाला जो रीजन है यहां से यहां तक का, इसे आपने क्या बोला, लाइट बैंड बोला, यानी आई बैंड बोला, और इस आई बैंड के सेंटर पर क्या प्रेजेंट है, जेड लाइन प्रेजेंट।
सिमिलरली यहां पर भी जहां पर सिर्फ एक्टिन है, इसे आपने क्या बोला, आई बैंड बोला। आई बैंड के सेंटर पर आपकी एच लाइन ये प्रेजेंट है, जेड लाइन प्रेजेंट है, और इन दो जेड लाइन के बीच का डिफरेंस क्या है, सार्कोमेयर है। यानी ये वाला आपका सार्कोमेयर है, एक सार्कोमेयर, एंड ये वाला आपका दूसरा सार्कोमेयर है। अब देखो, आपने अगर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा है तो ये जेड लाइन तो यहीं की यहीं है, ये जेड लाइन तो यहीं की यहीं है, ये वाली जो जेड लाइन थी ये अब आपकी और पास आ चुकी है। यानी अब इन दो जेड लाइन के बीच का जो डिफरेंस था ये कम हो चुका है, सार्कोमेयर छोटा हुआ है। सिमिलरली ये जो जेड लाइन थी ये आपकी यहां आ चुकी है, सार्कोमेयर और छोटा हुआ है। सिमिलरली अब देखो, ये सेंटर वाली जेड लाइन तो यहीं की यहीं है, लेकिन आपकी ये वाली जो जेड लाइन थी अब और छोटी हो चुकी है और पास आ चुकी है पहली वाली जेड लाइन के। ये वाली जो जेड लाइन है और छोटी हो चुकी है और पास आ चुकी है। तो क्या हुआ, टाइम के साथ आपकी जेड लाइन पास आती गई है। तो पहले आपके सार्कोमेयर की लेंथ यहां से यहां तक थी, लेकिन अब आपके सार्कोमेयर की लेंथ यहां से यहां तक है, और फाइनली आपके सार्कोमेयर की लेंथ यहां से यहां तक है। तो द लेंथ ऑफ सार्कोमेयर गॉट डिक्रीज्ड एवरी टाइम। जब जब कॉन्ट्रैक्शन हुई, सार्कोमेयर की लेंथ आपकी डिक्रीज होती चली गई। लेकिन क्या इससे जो मोटी वाली लेयर है इस पे कोई प्रभाव पड़ा? क्या इससे आपका जो डार्क बैंड था इस पे प्रभाव पड़ा? क्या मायोसिन की लेंथ पर कोई प्रभाव पड़ा है? यहां पर देखो, ये आपके मायोसिन की लेंथ है, ये स्काई ब्लू में मैं दिखा रहा हूं, लगभग इतनी। अब ये अगर थोड़ी सी शिफ्ट हुई है इस साइड में, तो ये भी आपकी थोड़ी सी इस साइड में शिफ्ट हुई है, यानी कोई खासा फर्क हमें देखने को नहीं मिला। सिमिलरली ये अगर नीचे की साइड थोड़ी शिफ्ट हुई है, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट कराते जा रहे हैं मसल को, तो थोड़ा बहुत हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा डायग्राम के साथ, तो ये भी आपके नीचे और शिफ्ट हुई है। यानी ये जो आपका डार्क बैंड है, मायोसिन तो मेरे भाई स्लाइड कर ही नहीं रहा है, तो मायोसिन वैसा का वैसा है, तो डार्क बैंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो स्काई ब्लू है रीजन, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नो अफेक्ट। ये जो स्काई ब्लू रीजन है इसमें नो अफेक्ट। लेकिन ये जो ब्लैक वाला रीजन है ये आपका टाइम के साथ आपका छोटा ही होता गया है। तो यहाँ पर जो सार्कोमेयर है ये आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ये आपके छोटे हुए हैं। ये जो रीजन था आपका जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन ही प्रेजेंट थी, ओके, इसको थोड़ा अलग कलर से बना लेते हैं, ग्रीन कलर से। ये जो रीजन था जहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन ही प्रेजेंट थी, ओके, जिसको आप एच रीजन बोल रहे थे, ये यहां पर थोड़ा सा आपका गायब होता हुआ दिखाई देगा। ये देखो यहां पर ये एकदम ओवरलैप हो गया, ये आपका धीरे धीरे गायब हो सकता है, ओके, क्योंकि आपका मायोसिन मायोसिन आपका आ चुका है अल्टीमेटली यहां पर बहुत पास पास, एक्टिन उसके ऊपर ओवरलैप हो चुके हैं। तो यहां पर देखो एक्टिन आ चुका है यहां पर, तो सिर्फ मायोसिन वाले रीजन में आप इसे काउंट नहीं कर सकते। यहां पर एक्टिन आ चुका है, तो यहां पर आप इसे सिर्फ मायोसिन वाले रीजन में काउंट नहीं करेंगे। देयर आर सम रीजन्स वेयर ओनली मायोसिन वाज प्रेजेंट। एक्टिन कहां तक प्रेजेंट है? देखो यार, एक्टिन आपका यहां तक प्रेजेंट है, यहां तक प्रेजेंट है, यहां तक प्रेजेंट है, यहां तक प्रेजेंट है। तो सेंटर वाला जो पार्ट है आपका एच जोन कहला सकता है। सेंटर वाला पार्ट आपका अच्छा खासा है। अगर आप इरेज करके इसको गौर से बनाएं, जहां तक आपका सिर्फ मायोसिन है, तो यहां पर एक्टिन खत्म हो गए, यहां से लेकर के ये वाला जो पार्ट है जहां पर एक्टिन खत्म हो गए, ये आपका एच जोन है। अब यहां पर जहां पर एक्टिन खत्म हुआ है, यहां से मैंने बनाया, यहां पे एक्टिन खत्म हुआ है, यहां तक मैंने बनाया, फिर यहां पर तो एक्टिन आपके एकदम आपके अंदर घुस चुके हैं, तो यहाँ पे कोई एच जोन नहीं है। तो यहाँ पे एच जोन आपका इतना था, नीचे जाते जाते आपका इतना हो गया, एंड यहाँ पर बिल्कुल डिसअपियर हो गया। तो एच जोन डिसअपियर हो जाता है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम। तो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप देखेंगे जो आई बैंड था ये धीरे धीरे छोटा होता गया है। आई बैंड छोटा क्यों होता गया है? क्योंकि जो जेड लाइन है, यहां से आपने क्या किया है, दोनों एक्टिन को कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया है, एक्टिन को आपने मायोसिन की साइड भेज दिया है। तो जो ओवरऑल जेड लाइन है ये भी शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स द डार्क बैंड, टुवर्ड्स द मायोसिन। तो जेड लाइन भी आपकी शिफ्ट होती जा रही है, यहां से यहां पर, यहां से और अंदर तक। तो अल्टीमेटली ये मायोसिन की तरफ जाती जाती है, और आपका लाइट बैंड एकदम छोटा हो जाता है। यहां पे आपका एक भी ऐसा रीजन नहीं है जहां पे ओनली एक्टिन हो। तो यहां पर आपकी सिर्फ एक्टिन वाला कोई रीजन नहीं है। अगर प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड रीजन में आ चुका है, तो आपका एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जहां पे सिर्फ एक्टिन हो। यहां पर मायोसिन का पार्ट, यहां पर डार्क बैंड बचे हुए हैं, लाइट बैंड आपका बहुत छोटा होगा,
या फिर आपका गायब हो जाएगा और एच जोन भी आपका गायब हो जाता है, सिर्फ आपको डार्क बैंड देखने को मिलता है। दिस द कॉन्ट्रैक्शन। और जैसे ही आपका सिग्नल चला जाएगा तो आपके कैल्शियम जो है वापस भाग जाएंगे आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अगर कैल्शियम वापस चले गए हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो आपके अब सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम नहीं बचे। अगर कैल्शियम नहीं बचे तो ट्रोपोनिन दोबारा से आकर के जुड़ जाएगा एक्टिन के ऊपर और ये एक्टिन मायोसिन की जो एसोसिएशन थी ये टूट जाएगी, हेड जो है दोबारा से वापस चले जाएंगे एंड रिलैक्सेशन यहां पर हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कैल्शियम है तो आपके ट्रोपोनिन को हटा देंगे एक्टिन के ऊपर से और एक्टिन मायोसिन की बाइंडिंग हो जाएगी। अगर कैल्शियम नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा। अगर कैल्शियम नहीं है तो ट्रोपोनिन आकर एक्टिन से बाइंड हो जाएगा और मायोसिन बाइंड नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, द मायोसिन रिलीजेस द एडीपी एंड पीआई एंड गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। एडीपी और पीआई जो है वो आपके हट जाते हैं क्योंकि अब एडीपी का क्या करना है, हमें तो एटीपी को तोड़ना था। एडीपी और पीआई अगर नॉर्मल हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे तो रिलैक्स स्टेट में आपका मायोसिन चला जाएगा, नया एटीपी आएगा, क्रॉस ब्रिज जो है दोबारा से टूटेगी एंड अल्टीमेटली दोबारा से आपकी स्लाइडिंग होगी एक्टिन फिलामेंट की। द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड, मायोसिन हेड जो है ये आपका दोबारा से क्रॉस ब्रिज बनाएगा एंड अल्टीमेटली स्लाइडिंग कॉज करेगा किसकी, आपके थिन फिलामेंट की यानी एक्टिन फिलामेंट की। यही आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जब कैल्शियम आयंस आपके पंप कर दिए जाएंगे दोबारा से इन द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने, यानी कि जब आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोबारा से कैल्शियम भेज दिए जाएंगे, जब सिग्नल आना बंद हो गया है तब, तो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर दोबारा से ट्रोपोनिन जुड़ जाएगा और दोबारा से जो जेड लाइंस हैं ये अपने इलाके में पहुंच जाएंगी। दैट इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन। यानी इसका उल्टा जो है ये क्या होगा, रिलैक्सेशन में होगा। नीचे की साइड कॉन्ट्रैक्शन है तो ऊपर की साइड क्या हो जाएगी, रिलैक्सेशन हो जाएगी। नीचे की साइड कॉन्ट्रैक्शन है तो ऊपर की साइड क्या हो जाएगी, रिलैक्सेशन हो जाएगी। ये जो जेड लाइन थी ये अपनी पोजीशन पर जाना स्टार्ट कर देगी, अपनी पोजीशन पर दोबारा जाना स्टार्ट कर देगी और ये क्या करेंगी, एकदम अच्छा खासा लेंथ अटेन कर लेंगी। यहाँ पर आपका एच जोन बिल्कुल नहीं था, यहाँ पर एच जोन आपका हल्का सा देखने को मिलेगा, यहाँ पर एच जोन आपका अच्छी खासे मार्जिन पर देखने को मिलेगा। तो एच जोन भी आपका टाइम के साथ बड़ा होता चला जाएगा। यहाँ पर आपका बिल्कुल भी आपका थिन फिलामेंट के लिए जगह नहीं है, यहाँ पर थिन फिलामेंट के लिए आपका ज्यादा स्पेस देखने को मिला, यहाँ पर थिन फिलामेंट के लिए एकदम अच्छा स्पेस देखने को मिला, आई बैंड आपका और बड़ा हो गया। तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में उल्टी चीजें होती हैं। जब आपकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी तो आई बैंड आपका पिचका जा रहा था, ओके, आपका जेड जोन जो है, सॉरी एच जोन जो है ये गायब हो रहा था और जेड लाइंस जो है पास पास आ रही थी, यानी सार्कोमेयर छोटा हो रहा था। रिलैक्सेशन में उसका उल्टा हो जाएगा, सारी की सारी चीजें आपकी एकदम सीक्वेंस में होती। ओके, सो द रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर्स वेरी इन डिफरेंट मसल, यानी कि आपका न्यूरल सिग्नल आने के बाद आपका अलग अलग मसल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, अलग अलग टाइम लेती है। अगर आप रिपीटेडली एक्टिवेट कर देंगे मसल्स को तो आपके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा, जो कि हम रेस्पिरेशन चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। यानी अगर आपको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर आप दौड़ रहे हो उस टाइम पर आपको एनर्जी भरपूर चाहिए, उस एनर्जी को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार रेस्पिरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन आपको जल्दी भी एनर्जी चाहिए तो आप पूरी ग्लाइकोलिसिस क्रैब साइकिल ईटीएस का सहारा नहीं लोगे। आप जल्दी एनर्जी बनाने के लिए ग्लाइकोलिसिस के बाद सीधा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में चले जाओगे, जिस वजह से आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है और वो आपको बहुत तंग करता है। दर्द जो आपकी बॉडी में होता है, मसल में होता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। जब आप थोड़ा आराम कर लेते हो तो आपका लैक्टिक एसिड किसी और केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है और आप ठीक महसूस करने लगते हो। तो मसल में फटीक हो जाती है क्योंकि आप थक जाते हो, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बना है क्योंकि आप अनएरोबिकली ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर रहे हो। जब आप भाग रहे हो तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि आप बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो। उस दौरान क्या है, आपकी बॉडी में जितना ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट नहीं है क्योंकि आपके सांस लेने का जो रेट है वो बढ़ चुका है। आप ज्यादा ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी ऑक्सीजन काफी बार सफिशिएंट नहीं होता और आपको ग्लाइकोजन को तोड़ना पड़ता है अनएरोबिकली, यानी ऑक्सीजन की डेप्राइवेशन में। इसीलिए तो लैक्टिक एसिड बना। लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से। तो फर्मेंटेशन क्या होती है, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस जहां पर आप ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो यहां पर क्या है, फर्मेंटेशन के दौरान लैक्टिक एसिड बन जाएगा झटपट, जिस वजह से आपको थकान महसूस होगी, फटीग महसूस होगी। तो यहां पर इन एक्शंस के माध्यम पे
दो प्रकार के मसल फाइबर्स हमें बताए गए हैं इन एनसीईआरटी, एक आपका रेड मसल फाइबर, एक व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर रेड क्यों है? क्योंकि यहां पर मायोग्लोबिन प्रेजेंट है। मायो का मतलब होता है मसल, तो रेड कलर यहां पर क्यों है? मायोग्लोबिन की वजह से। जैसे ब्लड आपका रेड है ड्यू टू हीमोग्लोबिन, यहां पर आपका ऑक्सीजन को स्टोर करने वाले जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, इंपॉर्टेंट पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनको आप मायोग्लोबिन बोलते हो। ये बहुत क्रूशियल प्रोटीन्स हैं। व्हाइट कलर के जो आपके मसल फाइबर्स रहते हैं, इनमें मायोग्लोबिन का अमाउंट कम रहता है, इसीलिए लाल कलर के ना होकर ये व्हाइटिश कलर के होते हैं। जो रेड कलर के हैं आपके, अब ये एरोबिक होंगे, क्योंकि मायोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को स्टोर करता है। अगर ऑक्सीजन को स्टोर करेगा तो पहली बात तो ये एरोबिक होंगे, क्योंकि इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है, क्योंकि इनके अंदर मायोग्लोबिन है। और अगर ऑक्सीजन है तो प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, जो कि उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके क्या बना लेंगे? एटीपी बना लेंगे। ओके, तो यहां पर क्या होता है? आपका अच्छा खासा एरोबिक ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, और अच्छी खासी जो है आपको सारी की सारी चीजें देखने को मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जबकि जो व्हाइट मसल फाइबर हैं, इनमें थोड़े अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इन्हें जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, और ये एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, क्योंकि इनके अंदर मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन इनके अंदर स्टोर नहीं होती, तो ये एनारोबिकली मेटाबोलाइज करते हैं। तो ये फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करेंगे शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि अगर ये लॉन्ग पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो बहुत ज्यादा लैक्टेट बन जाएगा एनारोबिकली, और आपको पूरे दिन थकान रहेगी। जबकि आपके जो एरोबिक मसल्स हैं, ये आपके स्लो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। इनको आप लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हो, इनको आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक इस्तेमाल में ले सकते हो। ये आपको बहुत ज्यादा जो है थकान नहीं आने देते। इनके पास प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी बनती रहती है, और साथ साथ जो है आपका अच्छे तरीके से काम होता रहता है ड्यू टू दैट एक्सेसिव एनर्जी। ये आपका रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर के बीच का डिफरेंस। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये आपका सेकंड पार्ट है इस पूरे के पूरे लेसन का। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में हम लोग एक्सियल स्केलेटल को देखने वाले हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल को देखने वाले हैं, यानी आपके एक्सिस पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, और आपके हाथ और पैर में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट है, उनके बारे में हम जानेंगे। आपकी बोन्स को पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे आपके जॉइंट्स के बारे में, और बोन्स और जॉइंट्स को पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे उनके डिसऑर्डर्स के बारे में, कि माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, गाउट क्या है, इन सारी चीजों के बारे में भी हम समझेंगे, एंड अल्टीमेटली उसके बाद ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर हियर टिल नाउ वाज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। वही आपको पढ़ना था कि जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एच जोन का क्या होता है, जेड लाइंस पास पास आती हैं कि नहीं आती, या दूर दूर जाती है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वो आपको इन डायग्राम्स के बेसिस पर आंसर करना होता है। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर वाज इंपॉर्टेंट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो टॉपिक हम न्यूरल चैप्टर जब करेंगे जस्ट आफ्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, आपको वहां पर समझ में आ जाएगी, अगर थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो। सो देयर आर नो इश्यूज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप, एंड आई होप आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। डीपीपीज को लगातार लगाते रहिए, एंड अल्टीमेटली काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल श्योरली कैच यू इन द नेक्स्ट सेशन। शुक्रिया।